नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प दस्तावेजों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये उन वित्तीय संकटों के बारे में है जो 1970 के दशक के बाद बढ़ते ही जा रहे हैं। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे इस दौर में आप देखें तो चीजों, पैसे, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि शेयरों की कीमतों में भी मतलब जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन संकटों के पैटर्न क्या हैं, इनकी वजह क्या है और फिर इनके नतीजे क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करें जैसा कि इन दस्तावेजों में हमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये संकट बार बार आते क्यों दिख रहे हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। देखिए, इन दस्तावेजों से एक बात तो साफ उभरती है कि 1970 के बाद से फाइनेंस की दुनिया वो काफी बदल गई है। हमें कई उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे 80 के दशक में जापान, फिर नॉर्डिक देश, 1997 का वो एशियाई वित्तीय संकट और फिर अमेरिका में .com का बुलबुला। हाँ, .com वाला तो बहुतों को याद होगा। बिल्कुल। और यहीं पर बुलबुले की बात आती है, जिसे अंग्रेजी में बबल्स कहते हैं। इसका मतलब है किसी चीज की कीमत का हद से ज्यादा बढ़ जाना, एक तरह से अस्थिर रूप से। और ये तय है कि ये बुलबुला कभी ना कभी फूटेगा ही। अच्छा। और हाँ, जब ये फूटते हैं तो नतीजा गंभीर हो सकता है, बहुत गंभीर। जैसे जापान में हमने देखा कैसे कई बैंक डूब गए और अर्थव्यवस्था मतलब एक दशक से भी ज्यादा धीमी पड़ गई। तो क्या इन संकटों में कोई एक जैसा मतलब कोई कॉमन पैटर्न दिखता है? हाँ, बिल्कुल। एक आम पैटर्न साफ नजर आता है। अक्सर ये एक बड़ा उत्साह, एक यूफोरिया के दौर से शुरू होता है, जहां क्या होता है कि जमीन जायदाद या शेयरों के दाम वो आसमान छूने लगते हैं। जैसे जापान में हुआ था 80 के दशक में। बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। ऐसा लगता था मानो पैसा मुफ्त में बरस रहा हो। जापानी कंपनियों ने हजारों फ्रेंच पेंटिंग्स खरीद डाली। न्यूयॉर्क में एक्सॉन बिल्डिंग जैसी इमारतें, वो भी रिकॉर्ड कीमतों पर खरीद ली। कमाल है। लेकिन ये उत्साह, ये आता कहाँ से है? क्या सिर्फ लोगों का जोश ही होता है? नहीं, जोश के साथ साथ एक और बड़ी चीज होती है, आसान कर्ज। इजी क्रेडिट। हाँ। अच्छा, मतलब लोन आसानी से मिलने लगता है। अच्छे वक्त में बैंक और दूसरी फाइनेंस कंपनियां आसानी से और ज्यादा कर्ज देने लगती हैं, और जैसे ही बुरा वक्त आता है वो हाथ खींच लेती हैं। तो जब बाजार में तेजी का एक तरह का उन्माद होता है तो ऐसा लगता है कि पैसा मुफ्त का है। लोग फिर चीजें इसलिए नहीं खरीदते कि उनसे कोई कमाई होगी या उनका कोई इस्तेमाल है, बल्कि इसलिए कि दाम और बढ़ेंगे और जल्दी से मुनाफा कमा लेंगे। स्पेक्यूलेशन जिसे कहते हैं। समझ गई। फिर अचानक सब कुछ बदल कैसे जाता है? मतलब ये बुलबुला फूटता कैसे है? कोई एक घटना? हाँ, अक्सर कोई ना कोई वजह, कोई ट्रिगर बन जाता है। जैसे सरकार की नीति में कोई बदलाव आ गया, या फिर कोई बड़ी कंपनी जो पहले बहुत सफल मानी जा रही थी वो अचानक लड़खड़ा गई। बस यहीं से कीमतें गिरना शुरू होती हैं और फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। मुश्किल कैसे? देखिए, जिन लोगों ने उधार लेकर मतलब कर्ज लेकर निवेश किया था, उन्हें अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है, क्योंकि कर्ज का ब्याज कमाई से ज्यादा हो जाता है और वो भी औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। और जब लोग ऐसे घबराकर बेचने लगते हैं, इसी को शायद संकट में बिक्री या डिस्ट्रेस सेल्स कहते हैं, तो कीमतें और तेजी से गिरती होंगी। बिल्कुल सही कहा। इसी को फिर क्रैश या पैनिक का नाम दिया जाता है। गिरावट और तेज हो जाती है और इसके बाद अक्सर बैंकों के डूबने की नौबत आ जाती है। पूरे के पूरे बैंक? कभी कभी तो हाँ, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला देता है। सिस्टमिक क्राइसिस, जैसा जापान में हुआ, नॉर्डिक देशों में और 1997 में एशिया में भी। और इन संकटों से निपटने की जो कीमत होती है वो देश की कुल कमाई यानी जीडीपी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो सकती है। सोचिए, जापान में 25% से ज्यादा, अर्जेंटीना में तो 50% तक पहुंच गई थी। 50%? बाप रे। हाँ, ये 1930 की महामंदी में अमेरिका को जो नुकसान हुआ था उससे भी कहीं ज्यादा है। ये तो वाकई डरावना है। अच्छा, एक और बात दिमाग में आ रही है, क्या ये संकट एक दूसरे से जुड़े होते हैं? मतलब एक देश की समस्या दूसरे देश तक पहुंच जाती है? हाँ बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ये बहुत अहम है। दस्तावेज इस तरफ इशारा करते हैं कि कैसे 80 के दशक में जापान का बुलबुला फूटा, तो वो पैसा वहां से निकलकर एशिया और अमेरिका की तरफ गया और उसने वहां बुलबुले फुलाने में मदद की। अच्छा। फिर जब एशिया के बुलबुले फूटे 1997 में, तो पैसा वापस अमेरिका आया और वहां उसने नास्ता के टेक बबल को और हवा दी।
तो ये एक तरह से हॉट पोटैटो जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं जैसे कोई गर्म आलू एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंक रहा हो। विदेशी पैसा आता है और चीजों के दाम बढ़ाता जाता है, फिर निकल जाता है। मुद्रा की कीमतों में मतलब एक्सचेंज रेट्स में भारी उतार चढ़ाव, बैंकों का बड़े पैमाने पर डूबना और प्रॉपर्टी या स्टॉक के बुलबुले, ये सब अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं या एक दूसरे को और बढ़ा देते हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि बड़े बड़े घोटाले, फ्रॉड जैसे एनरॉन या वर्ल्डकॉम वाले मामले थे, हाँ, याद है। वो अक्सर बाजार की तेजी के दौरान ही होते हैं, जब पैसा आसानी से मिल रहा होता है। लेकिन वो सामने कब आते हैं? संकट के समय, जब पैसों की तंगी होती है, तब जाके उनका पर्दाफाश होता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से क्या निचोड़ निकाल सकते हैं हम, क्या सार है? देखिए, निचोड़ ये है कि पिछले कुछ दशकों के ये जो वित्तीय संकट हैं, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया। ये एक आपस में जुड़ी हुई वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक तरह से बार बार होने वाले पैटर्न का हिस्सा है। एक पैटर्न है। हाँ, और अक्सर इनके पीछे कर्ज का चक्र, मतलब कर्ज का बढ़ना और घटना, और निवेशकों की मानसिकता, उनका डर और लालच, ये चीजें काम करती हैं। यानी ये जो बुलबुले बनते हैं, फिर कर्ज फैलता है और उसके बाद संकट आता है, ये चक्र एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा सा बन गया है और जिसके नतीजे काफी गंभीर होते हैं। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में इतिहास के 10 बड़े वित्तीय बुलबुलों की एक लिस्ट भी दी गई है। अच्छा। हाँ, वो दिखाती हैं कि ये पैटर्न इतिहास में बार बार दोहराया गया है, डच ट्यूलिप के जमाने से लेकर हाल के अमेरिकी स्टॉक बबल तक। तो ये कोई नई बात नहीं है, बस शायद रफ्तार और पैमाना बढ़ गया है। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी सामने आती है, जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है। संकट को संभालने के लिए अक्सर अंतिम ऋणदाता, मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जैसे सरकार या सेंट्रल बैंक, वो दखल देते हैं। हाँ, ताकि पूरा सिस्टम न ढह जाए। लेकिन इससे एक नैतिक खतरा, जिसे मॉरल हैजर्ड कहते हैं, वो भी तो पैदा होता है। मतलब ये सोच कि अगर हम ज्यादा जोखिम लेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है, बचाने वाला तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, बेल आउट मिल जाएगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ सिस्टम को बचाना है, दूसरी तरफ इस तरह के गलत प्रोत्साहन को भी रोकना है। तो सवाल यही उठता है कि क्या भविष्य में हम ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जो इन बार बार आने वाले संकटों का बेहतर अनुमान लगा सकें या उन्हें कम कर सकें, और वो भी बिना इस बचाव वाली उम्मीद के गलत प्रोत्साहन दिए। ये शायद, जैसा कहा गया है, विज्ञान से ज्यादा एक कला है। बिल्कुल, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है। आज हम आर्थिक संकटों के ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे सामने हाइमन मिन्स्की के मॉडल पर आधारित एक किताब का अंश है, और कोशिश ये है कि ये जाने कि बाजारों में ये जो भारी उतार चढ़ाव आते हैं, हाँ। खासकर ये अटकलों और कर्ज से जुड़े संकट, आखिर ये पनपते कैसे हैं और फिर बिखर क्यों जाते हैं। बिल्कुल। चलिए इसको जरा देखते हैं। बिल्कुल। और मिन्स्की का मॉडल वो सिर्फ ये नहीं बताता कि संकट क्या है, बल्कि ये कि वो क्यों होते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे कर्ज, मतलब क्रेडिट, और निवेशकों का मूड, कभी एकदम उम्मीद से भरा, कभी गहरे डर में, ये मिलके एक पूरा चक्कर, एक साइकिल बनाते हैं। हाँ। मतलब इतिहास तो हर घटना को अनोखा मानता है, पर अर्थशास्त्र उसमें पैटर्न ढूंढता है। मिन्स्की का मॉडल हमें वही पैटर्न दिखाता है कि कैसे कर्ज का आना जाना अर्थव्यवस्था को ऊपर नीचे करता है। तो ये सब शुरू होता है किसी बाहरी झटके से। स्रोत में डिस्प्लेसमेंट शब्द इस्तेमाल हुआ है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, या कोई युद्ध खत्म हुआ, या शायद सरकार ने नियम आसान कर दिए, वित्तीय उदारीकरण जिसे कहते हैं। जैसे वो 1920 में अमेरिका में गाड़ियां और बिजली का आना। बिल्कुल। या 80 के दशक में जापान में जो हुआ। हाँ। तो होता क्या है कि ये झटका कम से कम किसी एक बड़े सेक्टर में मुनाफे की उम्मीदें अचानक बहुत बढ़ा देता है। अच्छा। फिर लोग, कंपनियां सब सोचते हैं, अरे वाह, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, और ज्यादा उधार लेना शुरू कर देते हैं। बैंक भी इस माहौल में आ जाते हैं, ज्यादा आशावादी हो जाते हैं और आसानी से कर्ज देने लगते हैं, शायद पहले से ज्यादा जोखिम लेकर भी। तो यहीं से वो बूम या तेजी शुरू होती है। एग्जैक्टली। और इसको हवा मिलती है बढ़ते हुए कर्ज से। और फिर आता है वो यूफोरिया वाला फेज, मतलब हद से ज्यादा उत्साह। हाँ। जब लोग चीजें बस इसलिए खरीदने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कीमतें तो बस बढ़ती ही जाएंगी, आसमान छुएंगी, चाहे फंडामेंटल्स वैसे हों या ना हो। बिल्कुल। इसी को तो मेनिया या बबल कहते हैं। जैसे जापान का रियल एस्टेट और स्टॉक बबल 80s में था,
या अमेरिका का टेक बबल 90s के आखिर में। हाँ, वो तो याद है। और यहीं पर मिन्स्की का वो 3 तरह के फाइनेंस वाला वर्गीकरण काम आता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो बताइए जरा। हेज, स्पेक्युलेटिव और पॉन्जी। चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर। हाँ, उसी के नाम पर। तो देखिए, पहला है हेज फाइनेंस। ये सबसे सुरक्षित है। मतलब आपकी कमाई इतनी है कि आप कर्ज का मूलधन और ब्याज दोनों आराम से चुका सकते हैं। ठीक है। दूसरा है स्पेक्युलेटिव फाइनेंस। इसमें कमाई सिर्फ ब्याज चुकाने जितनी है। मूलधन चुकाने के लिए आपको या तो संपत्ति बेचनी पड़ेगी या फिर और कर्ज लेना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा रिस्की है। हाँ, और तीसरा सबसे खतरनाक, पॉन्जी फाइनेंस। इसमें तो कमाई ब्याज चुकाने के लिए भी काफी नहीं होती। अरे बाप रे। ब्याज चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ता है, या ये उम्मीद करनी पड़ती है कि संपत्ति की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि उसे बेचकर कर्ज चुका देंगे। तो मतलब ये तो एकदम टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। बिल्कुल। और होता क्या है, जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो ज्यादातर लोग हेज फाइनेंस में होते हैं। लेकिन जैसे माहौल थोड़ा बदलता है या लालच बढ़ता है तो लोग स्पेक्युलेटिव और फिर पॉन्जी की तरफ फिसलने लगते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे दूसरों को पैसा बनाते देखकर लोग बिना ज्यादा सोचे समझे कूद पड़ते हैं। क्या ये मेनिया वाकई संक्रामक होता है, फैलता है? अरे बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक तौर पर तो है ही। वो फोमो वाली बात है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ। जब देखते हैं कि पड़ोसी ने पैसा बना लिया, दोस्त ने बना लिया, तो लगता है हम क्यों पीछे रहें। सही बात है। और ये सिर्फ लोगों के बीच नहीं फैलता, संकट एक देश से दूसरे देश तक भी पहुंचते हैं। अच्छा, वो कैसे? व्यापार के जरिए, पूंजी के आने जाने से, और कभी-कभी तो सिर्फ निवेशकों के डर या उत्साह के फैलने से ही। जैसे वो 1987 का स्टॉक मार्केट क्रैश था। हाँ, ब्लैक मंडे। हाँ, वो कैसे दुनिया भर में लगभग एक साथ फैला था। लेकिन हर तेजी का अंत तो होता है, तो बूम के बाद क्या होता है? स्रोत में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या वित्तीय संकट की बात है, जब लोग अचानक डर जाते हैं। सही। पहले एक बेचैनी सी आती है, लोग थोड़ा सावधान होने लगते हैं। स्रोत में इसे रेवलेशन, डिस्क्रेडिट जैसे पुराने शब्दों से भी जोड़ा गया है, मतलब भरोसा टूटने लगता है। अच्छा। फिर बिकवाली का दबाव बढ़ता है, कीमतें गिरने लगती हैं, कंपनियां दिवालिया होने लगती हैं। और यहीं से पैनिक शुरू होता है, भगदड़। हाँ, कोई एक बड़ी घटना, जैसे किसी बड़े बैंक का या किसी बड़ी फर्म का डूब जाना, वो इस डर को एकदम से भगदड़ में बदल सकती है। और यहीं पर वो अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की भूमिका सामने आती है। बिल्कुल, कि क्या सेंट्रल बैंक को पैसा डालकर बाजार को संभालना चाहिए, नकदी देनी चाहिए? हाँ, पर इसका दूसरा पहलू भी तो है। अगर हर बार बचा लिया जाएगा तो क्या इससे भविष्य में लोग और ज्यादा लापरवाह होकर अटकलबाजी नहीं करेंगे? यही तो मुश्किल सवाल है। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है, कहाँ तक दखल देना है और कहाँ तक नहीं। पर क्या ये मॉडल, जो बेसिकली कर्ज के उतार चढ़ाव पर इतना फोकस करता है, आज भी उतना ही रेलेवेंट है? कुछ लोग तो कहते हैं कि हर संकट अलग होता है, या बाजार अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि बबल बनते ही नहीं। आलोचनाएं तो हैं, जैसा स्रोत भी बताता है। कुछ कहते हैं हर संकट की अपनी कहानी है, या ग्लोबलाइजेशन ने सब बदल दिया, या बाजार खुद ही सब ठीक कर लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मिन्स्की का जो ढांचा है वो हमें हाल की घटनाओं को समझने में भी मदद करता है। चाहे वो 80 के दशक का विकासशील देशों का कर्ज संकट हो, या जापान का एसिड बबल, या एशियाई वित्तीय संकट। हाँ, ये सब तो काफी हाल की बातें हैं। जी। ये दिखाता है कि कर्ज का फैलना और सिकुड़ना, और उसके साथ जुड़ा हुआ वो इंसानी मनोविज्ञान, लालच और डर, वो आज भी आर्थिक चक्रों का एक अहम हिस्सा है। स्रोत तो यहां तक इशारा करता है कि इसके कुछ पहलू शायद अमेरिका की मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति पर भी लागू हो सकते हैं। तो अगर हम सार निकालें, आर्थिक संकट अक्सर किसी बाहरी चिंगारी से शुरू होते हैं। हाँ, कोई डिस्प्लेसमेंट। फिर कर्ज के बेतहाशा बढ़ने से उनको हवा मिलती है। इसमें इंसानी फितरत, मतलब लालच और डर और अटकलबाजी का बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। और आखिर में एक तेज गिरावट आती है। और मिन्स्की का वो हेज, स्पेक्युलेटिव और पॉन्जी फाइनेंस वाला नजरिया हमें इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ते हुए जोखिम को पहचानने में मदद करता है। एकदम सही। और चिंता की बात यह है कि ये कहानी बार बार दोहराई जाती है। हाँ, जैसा स्रोत में कहा गया है, ऐसा लगता है कि निवेशक शायद ही कभी अनुभव से सीखते हैं। मिन्स्की का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि स्थिरता ही अस्थिरता को जन्म देती है। मतलब जब सब ठीक लग रहा हो तभी। हाँ, तभी निवेशक सबसे ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं
और अनजाने में ही पॉन्जी फाइनेंस के बीज बो दिए जाते हैं। तो ये हमें इस गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर हम इन चक्रों को, इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं, तो अगली बार जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से भाग रही हो, तो हमें किन शुरुआती संकेतों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर उस पोंजी फाइनेंस वाले खतरनाक जाल में फंसने से बच सकें। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, स्पेक्युलेटिव मेनियास, यानी सट्टा उन्माद। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो दिखाता है कि बाजार कैसे कभी-कभी बिल्कुल तर्क से परे जा सकता है। बिल्कुल, जिसे उन्माद या शायद सामूहिक पागलपन भी कह सकते हैं ना। इतिहास भरा पड़ा ऐसी कहानियों से, नहरें, रेल मार्ग, जमीन जायदाद, शेयर। हाँ, बहुत उदाहरण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आर्थिक सिद्धांत हैं वो तो निवेशकों को तर्कसंगत मानते हैं, तो फिर ये उन्माद कैसे हो जाते हैं? इसी विरोधाभास को आज समझने की कोशिश करेंगे जी। हमारे पास इसके लिए चार्ल्स कैंडलबर्गर की किताब मेनियाज, पैनिक एंड क्रैशेस के कुछ जरूरी हिस्से हैं। हाँ, ये किताब खास तौर पर इसी मुद्दे पर है और बाजार के व्यवहार पर सवाल उठाती है। तो शुरुआत इसी से करते हैं। क्या निवेशक हमेशा तर्कसंगत होते हैं? एक विचार है रैशनल एक्सपेक्टेशंस का। हाँ, कि निवेशक हमेशा लंबी अवधि के असर को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं, जैसे सब कुछ कीमत में पहले से शामिल हो। और दूसरा है एडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस, मतलब भविष्य बस अतीत का ही दोहराव है, जो चल रहा है वही चलेगा, ट्रेंड ही दोस्त है वाली सोच। अच्छा। रैशनल एक्सपेक्टेशंस भविष्य से वर्तमान को देखता है, एडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस अतीत से भविष्य को। दिलचस्प बात यह है कि तर्क संगत की भी कई परिभाषाएं हैं। मतलब क्या ज्यादातर लोग ज्यादातर समय तर्क संगत है या हर कोई हर समय? दोनों मान्यताओं के नतीजे अलग अलग निकलते हैं। यहाँ एक और पेचीदा सवाल आता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं और आप तो समझदारी से सोच रहे हों, लेकिन अगर हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाएं तो वो पूरी भीड़ ही तर्कहीन हो जाए? बिल्कुल, इसे ही तो मॉब साइकोलॉजी या झुंड मानसिकता कहते हैं। अर्थशास्त्र में एक शब्द है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन वो क्या है? इसका मतलब है कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए ठीक या तर्कसंगत है, जरूरी नहीं कि पूरे समूह के लिए भी वही नतीजा दे। अच्छा, जैसे सामूहिक तर्कहीनता पैदा कर दी। हाइमन मिन्स्की ने इसी तरह की चीज को यूफोरिया कहा था। यूफोरिया यानी बहुत ज्यादा आशावाद? हाँ, हद से ज्यादा आशावाद की लहर, जो अक्सर किसी डिस्प्लेसमेंट से शुरू होती है। अच्छा, आपने डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया। इसका मतलब क्या है यहाँ? डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई बड़ी बाहरी घटना या बदलाव, कुछ ऐसा जो अचानक निवेश के माहौल को, लोगों की उम्मीदों को और मुनाफे के मौके को बदल दे। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, युद्ध का शुरू होना या खत्म होना, कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल, जैसे 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में। अच्छा। या फिर कोई नई तकनीक आ जाए या आर्थिक नियमों में बड़ी ढील दे दी जाए। ये सब डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो नए अवसर दिखाते हैं और कभी-कभी हद से ज्यादा आशावाद को जन्म देते हैं। तो क्या ये जो सट्टेबाजी है, ये बाजार को अस्थिर कर सकती है? मिल्टन फ्रीडमैन जैसे लोग तो कहते थे कि नहीं कर सकती। हाँ, उनका तर्क था कि जो लोग बेवकूफ़ी करते हैं, मतलब ऊंचे में खरीद कर नीचे में बेचते हैं, वो नुकसान उठाकर बाहर हो जाएंगे, बाजार खुद को ठीक कर लेगा। लेकिन इतिहास देखें तो ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार सट्टेबाजी ने बाजार को बुरी तरह हिलाया है। और देखिए ना, कैसी भाषा इस्तेमाल हुई है इसे बताने के लिए। पागलपन, अंधा जुनून, वित्तीय उन्माद। बाप रे। अल्फ्रेड मार्शल जैसे संयमित अर्थशास्त्री ने भी इसकी तुलना जंगल की आग से की थी, जो फैलती ही जाती है। तो क्या इन उन्मादों का कोई पैटर्न होता है? ये कैसे पनपते हैं? हाँ, अक्सर ये 2 चरणों में देखा जाता है। पहला चरण होता है जब किसी अच्छी खबर पर प्रतिक्रिया होती है, पर वो सीमित और तर्कसंगत दायरे में रहती है। ठीक है। दूसरे चरण में चीजें बदल जाती हैं। तब निवेश का मुख्य कारण सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद रह जाती है। मतलब लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कीमत और बढ़ेगी। अच्छा, यहीं पर वो अंदरूनी और बाहरी लोगों वाली बात आती है। बिल्कुल, इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स। अंदरूनी लोग जिन्हें ज्यादा पता होता है या जो माहौल बना सकते हैं, वो कीमतें बढ़ाते हैं, और जब उन्माद एकदम चरम पर होता है, वो बाहरी लोगों को बेचकर निकल जाते हैं। सही, और बाहरी लोग ऊंची कीमत पर फंस जाते हैं। उनका नुकसान अंदरूनी लोगों का फायदा बन जाता है। कोई ऐसा यादगार उदाहरण है जिसमें कोई बहुत समझदार माना जाने वाला व्यक्ति भी फंस गया हो? सबसे मशहूर किस्सा तो सर आइजैक न्यूटन का है। न्यूटन का? वैज्ञानिक न्यूटन? हाँ, वही। 1720 में साउथ सी कंपनी का बबल चल रहा था।
न्यूटन ने शुरू में निवेश किया, अच्छा मुनाफा कमाया और शेयर बेच दिए। अच्छा किया। और कहा भी कि मैं ग्रहों की गति तो माप सकता हूं पर लोगों का पागलपन नहीं। लेकिन मजा देखिए, कुछ ही महीनों बाद जब बाजार और चढ़ गया तो न्यूटन खुद को रोक नहीं पाए। अरे, उन्होंने फिर से और इस बार बहुत ऊंची कीमत पर साउथ सी के शेयर खरीद लिए और अंत में भारी नुकसान उठाया। तो ये दिखाता है कि ये उन्माद किसी को भी बहा ले जा सकता है। बिल्कुल। और भी उदाहरण हैं। 1970 के दशक में सोने की कीमतें। एक वक्त आया जब सोना सिर्फ इसलिए खरीदा जा रहा था क्योंकि सोने की कीमत बढ़ रही थी। ये क्लासिक बबल है। हाँ, सुना है। और अल्बानिया वाला मामला? हाँ, 1990 के दशक में अल्बानिया की पॉन्जी स्कीमें, वो तो सामूहिक भ्रम का एक बहुत दुखद उदाहरण था, जहां लगभग पूरा देश उसमें शामिल हो गया था। आपने पहले डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, जिन उन्मादों को शुरू करते हैं। कुछ और उदाहरण अगर दें? हाँ, तो जैसे मैंने कहा, युद्ध, राजनीतिक बदलाव, इसके अलावा वित्तीय नियमों में ढील देना या नए वित्तीय उत्पाद आना। जैसे हाल के दिनों में? बिल्कुल। 1990 के दशक की जो तकनीकी क्रांति थी, इंटरनेट का आना और फिर उन कंपनियों के आईपीओ का जो बूम आया, वो भी एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट था जिसने एक बड़े सट्टा उन्माद को जन्म दिया। अच्छा, तो ये सट्टा क्या हमेशा शेयर बाजार या जमीन जायदाद में ही होता है? आजकल तो यही ज्यादा सुनते हैं। हाँ, हाल के दशकों में तो यही मुख्य रहे हैं, लेकिन इतिहास देखेंगे तो किन किन चीजों पर सट्टा लगा है? सरकारी कर्ज, नहरें बनाने वाली कंपनियों के शेयर, खदानें, कपास। ट्यूलिप बल्ब भी तो थे। हाँ, वो तो सबसे मशहूर है। हॉलैंड में ट्यूलिप बल्बों की कीमतें आसमान छू गई थीं। यहाँ तक कि शराब बनाने वाली कंपनियों पर भी सट्टा लगा है। गजब है। और खतरा तब और बढ़ जाता है जब एक साथ एक से ज्यादा चीजों में सट्टा चल रहा हो, जैसे 1720 में हुआ था। एक तरफ साउथ सी बबल इंग्लैंड में, दूसरी तरफ मिसिसिपी बबल फ्रांस में। दोनों एक साथ फूटे। तो इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या सबक हैं? पहली बात तो ये, और सबसे जरूरी, कि बाजार हमेशा किताबों वाले तरीके से नहीं चलते। एक साइकोलॉजी होती है, और ये उन्माद, ये मेनिया, ये असली चीज है। बिल्कुल। ये होते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात शायद ये कि जो एक व्यक्ति के लिए तर्कसंगत लगता है, वो जरूरी नहीं कि पूरे समूह के लिए भी अच्छा हो। वो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन वाली बात। सही कहा। व्यक्तिगत तर्कसंगतता मिलकर सामूहिक तर्कहीनता या कहें कि संकट पैदा कर सकती है। और तीसरी बात ये कि बड़े बदलाव, बड़े डिस्प्लेसमेंट अक्सर जरूरत से ज्यादा आशावाद और फिर सट्टा उन्माद को जन्म देते हैं। और इस खेल में अक्सर अंदरूनी लोग बाहरी लोगों की कीमत पर पैसा बनाते हैं। ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है ना? बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि अगर हम इतिहास से जानते हैं कि इतने सारे उन्माद हुए हैं और वो अक्सर किसी बड़े बदलाव या नई तकनीक के आने के बाद होते हैं, तो आज के माहौल में जब इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, हम कैसे फर्क करें, कैसे पहचानें कि किसी नई चीज को लेकर जो उत्साह है वो स्वाभाविक है या वो एक नए खतरनाक उन्माद की शुरुआत है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए, ताकि शायद हम इतिहास को दोहराने से बच सकें। नमस्ते। आज हम एक बड़ी दिलचस्प गुत्थी सुलझाने वाले हैं। कर्ज यानी क्रेडिट, ये कैसे फैलता है और कैसे ये बाजार में जो कभी-कभी वो अजीब सा उन्माद दिखता है ना, जिसे मेनियास कहते हैं, उससे कैसे जुड़ा है? देखिए, दो बातें तो साफ हैं। बिल्कुल, महंगाई वो बढ़ती है जब पैसा ज्यादा छपता है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ती है। पर जब किसी चीज के दाम, शेयर हो, जमीन हो, कुछ भी आसमान छूने लगते हैं, वो जिसे बबल कहते हैं, उसके पीछे अक्सर कर्ज का हाथ होता है, क्रेडिट का। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि हाँ, ज्यादातर आर्थिक विस्तार उन्माद नहीं बनते, ठीक है, लेकिन हर उन्माद के पीछे, हर मेनिया के पीछे क्रेडिट का विस्तार जरूर होता है। जरूर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कैसे सदियों से ये क्रेडिट, ये कर्ज सट्टेबाजी वाले उन्मादों को हवा देता आया है और ये आज भी कैसे चल रहा है। मतलब सोचिए, 17वीं सदी का हो ट्यूलिप वाला पागलपन हो, या 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश, या हाल के जो वित्तीय संकट हुए, सबके पीछे ये क्रेडिट एक कॉमन फैक्टर आया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इसके आसमान पर थी, तो मजे की बात यह कि बल्ब बेचने वाले ही खरीदारों को उधार दे रहे थे, जिसे आज हम शायद वेंडर फाइनेंसिंग कहेंगे। मतलब बेचने वाला ही फाइनेंस कर रहा था। हाँ, बिल्कुल।
सेलर ही क्रेडिट दे रहा था। फिर जॉन लॉ ने अपना बैंक इस्तेमाल किया, साउथ सी कंपनी ने स्वॉर्ड ब्लेड बैंक का, और 1763 में हॉलैंड में व्यापारियों ने आपस में ही वो क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जी, विनिमय बिल। हाँ, विनिमय बिलों की ऐसी चेन बना ली कि कर्ज तेजी से फैला। कमाल है। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात ये है, जैसे आपने कहा, कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। कर्ज का फैलना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये तो मतलब सैकड़ों सालों से चल रहा एक सोचा समझा विकास है, एक तरह का एवोल्यूशन। बाजार में जो लोग हैं वो हमेशा लेन देन को सस्ता और आसान बनाने के तरीके ढूंढते ही रहते हैं। तो कर्ज देने और लेने के ये जो नए नए तरीके निकले ना, ये उसी खोज का नतीजा है। सही कहा, ये तो हमेशा चलता रहता है। 19वीं सदी में तो और नए तरीके आ गए, जैसे वो अमेरिका, चीन और ब्रिटेन वाला व्यापार। पहले क्या था, अमेरिका को चीन से सामान लेना है तो चांदी देनी पड़ती थी। हाँ, फिजिकल चांदी जाती थी। हाँ, जाती थी। फिर नया तरीका निकला, चांदी क्यों भेजे, ब्रिटेन के बैंक गारंटी वाले पर्चे, वो स्टर्लिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो इस्तेमाल होने लगे। बिल्कुल। तो चांदी अमेरिका में ही रह गई, वहां पैसे की सप्लाई मतलब मनी सप्लाई बढ़ गई और खर्चा भी कम हुआ। स्मार्ट। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो 1850 के दशक में क्या हुआ, नई जगहों पर सोना मिला, नए नए बैंक खुले और बैंकों के आपसी हिसाब किताब के लिए क्लियरिंग हाउस बने। अच्छा, ये क्लियरिंग हाउस। हाँ, ये वो संस्थाएं थीं जो बैंकों के बीच के रोज के लेन देन को सेटल करती थीं, आसान बनाती थीं। इन सब चीजों ने मिलकर क्रेडिट के इस्तेमाल को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत ज्यादा। बल्कि वो जो क्लियरिंग हाउस सर्टिफिकेट थे ना, वो खुद ही एक तरह के नए पैसे जैसे बन गए थे। अरे वाह, मतलब पैसा बनाने के या पैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाने के तरीके बदलते रहे और ये सिलसिला रुका नहीं होगा फिर। बिल्कुल नहीं रुका, चलता ही रहा। 1882 में फ्रांस में स्टॉक एक्सचेंज पर एक सिस्टम आया, रिपोर्ट ताज कहते थे उसे। रिपोर्टेज, हाँ। इसमें क्या था कि खरीदार को शेयर खरीदने के बाद पेमेंट करने के लिए 14 दिन मिल जाते थे। 14 दिन? हाँ, सोचिए, एक तरह से बिना ब्याज का कर्ज। गजब। फिर 1920 के दशक में न्यूयॉर्क का वो मशहूर कॉल मनी मार्केट, जहां स्टॉक खरीदने के लिए फटाफट मतलब ऑन कॉल कर्ज मिल जाता था, उसी ने तो उस जमाने के बड़े स्टॉक मार्केट बूम को हवा दी थी। अच्छा। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी कुछ नया आया। हाँ, उसके बाद आए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सीडीज। सीडीज, हाँ, मतलब ऐसे डिपॉजिट सर्टिफिकेट जिन्हें खरीदा बेचा जा सकता था। ये भी एक तरह से क्रेडिट या लिक्विडिटी बढ़ाने का जरिया बने। फिर 1950-60 के दशक में अमेरिकी बैंकों ने एक बिल्कुल नई सोच अपनाई, लायबिलिटी मैनेजमेंट। लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये क्या था? देखिए, पहले क्या होता था, एसेट मैनेजमेंट। बैंक देखते थे कि उनके पास कितना पैसा जमा है, हाँ, है ना, उसी हिसाब से वो लोन देते थे। हाँ, जितना डिपॉजिट उतना लोन। बिल्कुल। अब उल्टा हो गया है। लायबिलिटी मैनेजमेंट में बैंक पहले सोचते थे कि उन्हें कितना लोन देना है, कितनी ग्रोथ चाहिए, फिर उस लोन को फंड करने के लिए वो पैसा जुटाने के तरीके ढूंढते थे, डिपॉजिट खींचना, बाजार से उधार लेना वगैरह। ओह, मतलब पहले कर्ज दो, फिर देखो पैसा कहां से आएगा। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे कर्ज की रफ्तार बहुत तेज हो गई। और हद तो तब हुई, एक और उदाहरण देखिए, कुवैत में 1977 से 82 के बीच वहां लोगों ने आगे की तारीख वाले चेकों से, मतलब पोस्ट डेटेड चेक से खरबों डॉलर के शेयर और जमीनें खरीद बेच डाली। पोस्ट डेटेड चेक से खरबों डॉलर? जी हाँ, जबकि चेक लिखने वालों के खातों में उतना पैसा था ही नहीं। वो बस उम्मीद पर चल रहा था कि जब तक चेक की तारीख आएगी पैसा आ जाएगा। वो एक बहुत बड़ा बबल बना और फिर फटा। अरे बाप रे, ये तो कमाल ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अथॉरिटीज मतलब सरकारें या सेंट्रल बैंक पैसे की सप्लाई कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, तो बाजार वो कर्ज बनाने का कोई ना कोई नया जुगाड़ निकाल ही लेता है, नया तरीका। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक लगातार चलने वाली बिल्ली चूहे की दौड़ जैसी है। जैसे ही आप एक तरह के पैसे को, मान लीजिए M1 को कंट्रोल करते हैं, बाजार M2 जैसा कुछ बना लेता है। उसे कंट्रोल करो तो M3 जैसा कुछ आ जाता है। मतलब जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है ना, तो बाजार पैसे के या क्रेडिट के नए विकल्प ढूंढ ही लेता है। इसीलिए 1959 में ब्रिटेन की वो जो रैडक्लिफ कमीशन थी, उसने कहा था कि पैसे के इतने करीबी विकल्प मौजूद हैं कि पैसा कितनी तेजी से घूमता इकोनॉमी में, जिसे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा ही नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बहुत पहले यही कहा था कि किसी की खरीदने की ताकत सिर्फ उसके पास रखे कैश या बैंक बैलेंस से तय नहीं होती,
बल्कि उसको कितना कर्ज मिल सकता है, उपलब्ध क्रेडिट कितना है, उससे तय होती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि क्रेडिट का फैलना, कर्ज का विस्तार, ये फाइनेंशियल इनोवेशन का, बाजार में नई चीजें आने का एक जरूरी, एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन यही चीज बाजार में अस्थिरता लाती है, वॉलेटिलिटी, और यही सट्टेबाजी वाले उन्माद, वो जो मेनियाज होते हैं, उनका ईंधन बनती है, फ्यूल करती है उनको। इतिहास हमें बार बार यही दिखाता है कि जब बाजार में जोश ज्यादा होता है, उत्साह का दौर होता है, तो लोग ज्यादा जोखिम उठाते हैं और क्रेडिट ऐसे नए नए अनजाने तरीकों से फैलता है जिन्हें रेगुलेट करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगली बार जब किसी बड़ी आर्थिक तेजी की बात हो या किसी एसेट के दाम में बेतहाशा उछाल की, मतलब कोई बबल बन रहा हो, तो ये याद रखना चाहिए कि सतह के नीचे, पर्दे के पीछे शायद क्रेडिट का जाल ही फैल रहा हो, कर्ज का खेल चल रहा हो। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, कि भविष्य में जो नए वित्तीय तरीके आएंगे, सोचिए डिजिटल करेंसी हैं, नए तरह के लोन प्लेटफॉर्म्स हैं, पता नहीं और क्या क्या आएगा, वो क्रेडिट के इस फैलाव को और उससे जुड़ी अस्थिरता को कैसे बदलेंगे? क्या वो इसे और बढ़ाएंगे या काबू में लाएंगे? इस पर विचार करना वाकई जरूरी है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पे बात करने वाले हैं। वित्तीय संकटों का वो नाजुक दौर, वो महत्वपूर्ण चरण। हाँ, मतलब जब बाजार में तेजी एकदम चरम पर होती है और फिर अचानक या धीरे धीरे चिंता का माहौल बनने लगता है। बिल्कुल, और हमारे पास एक काफी अच्छा विश्लेषण है जो इन्हीं संकटों के इतिहास और उनके पैटर्न्स को देखता है। तो कोशिश करेंगे इसे समझने की। जी, हमारा मकसद यही है कि ये पैटर्न कैसे काम करता है, कैसे निवेशकों की, लोगों की उम्मीदें बदलती हैं, और ये जो वित्तीय संकट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ये असल में होता क्या है, और क्या सरकारें, मतलब जो रेगुलेटर्स हैं, उनकी चेतावनियां कुछ कर पाती हैं? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो 19वीं सदी का लॉर्ड ओवरस्टोन का मॉडल भी है ना, शांति, सुधार, विश्वास, फिर समृद्धि, उत्तेजना, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग, और फिर उथल-पुथल, एक पूरा चक्र। हाँ, वो चक्र। तो ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे वो तेजी वाला माहौल, वो उत्साह अचानक चिंता में बदल जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, एक जो स्टैंडर्ड मॉडल बताया जाता है कि कोई शॉक लगता है, अर्थव्यवस्था फैलती है, तेजी आती है, लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, फिर एक ठहराव सा आता है, संकट, घबराहट और आखिर में क्रैश। लेकिन ये उस थ्योरी से अलग है, वो जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस वाली थ्योरी है ना। हाँ, कि सब लोग बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से सोचते हैं और तुरंत जानकारी के हिसाब से अपनी उम्मीदें बदल लेते हैं। बिल्कुल, पर असल दुनिया में, जैसा ये विश्लेषण भी कहता है, उम्मीदें बदलने में वक्त लगता है। कभी धीरे धीरे बदलती हैं, कभी एकदम से। अच्छा। और जब ये भरोसा जाता है, निराशावाद आता है, तभी वो अस्थिरता बढ़ती है। लोग खर्च कम करने लगते हैं और जो कर्ज दे रहे होते हैं, जैसे बैंक, वो हाथ खींचने लगते हैं। तो यहीं से वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली स्थिति बनती है। ये विश्लेषण इसे कैसे समझाता है? क्या है ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस? इसको आर्थिक पीड़ा और एक खतरनाक स्थिति का मिश्रण कहा गया है। मतलब कंपनियां बिल्कुल कगार पर आ जाती हैं दिवालिया होने की। बैंकों को शायद फिर से पैसा डालना पड़ता है, रिकैपिटलाइज करना पड़ता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि ये दौर आ गया है? कुछ साफ संकेत होते हैं, जैसे ब्याज दरें बढ़ने लगती हैं, मुद्रा की कीमत, करेंसी वैल्यू तेजी से गिर सकती है, दिवालिया होने की खबरें, बैंकरप्सी, वो बढ़ जाती हैं, और प्रॉपर्टी या शेयर्स जैसी चीजों की कीमतें बढ़ना रुक जाती हैं या गिरने लगती हैं। दस्तावेज में एक रूपक इस्तेमाल किया है, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है, या जैसे पैरों तले जमीन खिसक रही हो, वो वाली फीलिंग। और ये फेज कितना लंबा चल सकता है? कुछ अंदाजा? ये बहुत अलग अलग हो सकता है, कुछ हफ्तों से लेकर कई कई साल तक। जैसे अमेरिका में 1929 वाले संकट के बाद ये करीब 4 साल चला। जापान में सोचिए, 1990 के बाद 10 साल से भी ज्यादा। बाप रे, 10 साल। हाँ, और 2000 में अमेरिका में हुआ, पर वो एक हल्की मंदी जैसा था, उतना लंबा नहीं खिंचा। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये पैटर्न इतना पहचाना हुआ है, तो सरकारें, सेंट्रल बैंक्स इसे रोक क्यों नहीं पाते? चेतावनियां क्यों बेअसर हो जाती हैं? देखिए, इतिहास तो कम से कम यही दिखाता है कि चेतावनियों का असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। उदाहरण भरे पड़े, 1825 में यूके, 1929 में अमेरिका में पॉल वॉरबर्ग ने चेताया था। हाँ, और फिर वो ग्रीन स्पैन वाला इरैशनल एक्सूबरेंस तो बहुत मशहूर है, 1996 और 99 में। बिल्कुल, होता यह है कि जब बाजार जोश में होता है, तेजी में होता है, तो ऐसी बातों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन ये तो अजीब बात है, जब जरूरत सबसे ज्यादा है ध्यान देने की, तभी कोई सुनता नहीं। ऐसा क्यों? शायद वो इस बार अलग है वाली सोच हावी हो जाती है। और एक और दिक्कत है जिसे समय की दुविधा कहते हैं। समय की दुविधा? हाँ, मतलब फेडरल रिजर्व के एक पूर्व चेयरमैन ने कहा था कि अधिकारियों को पार्टी जब पूरे जोरों पर हो तब पंच बोल छीनने में हिचकिचाहट होती है। अच्छा, मतलब जब इकॉनमी तेज भाग रही है तो ब्रेक लगाने में डर लगता है कि कहीं सब रुक ही ना जाए। सही। और एक नीतिगत दुविधा भी है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी या स्टॉक की बढ़ती कीमतों को काबू करने की कोशिश करते हैं तो डर रहता है कि कहीं पूरी अर्थव्यवस्था को ही ना नुकसान पहुंच जाए। जापान ने 80s में यह अनुभव किया, अमेरिका ने भी 90s के आखिर में। तो अगर सरकारें भी अक्सर इसे रोक नहीं पाती या हिचकिचाती हैं, तो फिर ये बुलबुला फूटता कैसे है? वो क्या चीज होती है जो आखिरी धक्का देती है? वो पिन कहाँ से चुभता है? विश्लेषण दो तरह के कारण बताता है। एक है दूर का कारण, मतलब कॉजर रिमोटा। वो है जरूरत से ज्यादा कर्ज और सट्टेबाजी का फैल जाना। ये तो जमीन तैयार करता है। ठीक है। और दूसरा है निकट का कारण, कॉजा प्रॉक्सिमा। ये कोई एक खास घटना होती है जो अचानक लोगों का भरोसा तोड़ देती है। जैसे कोई बड़ी कंपनी अचानक दिवालिया हो जाए, या कोई बड़ा फ्रॉड, कोई घोटाला सामने आ जाए, या फिर बाजार में अचानक बहुत बड़ी बिकवाली शुरू हो जाए। इसके कुछ असल दुनिया के उदाहरण हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे जापान में 1990 में वहां बैंक ऑफ जापान ने रियल एस्टेट लोन देने पर कुछ पाबंदियां लगाईं। बस वही शुरुआत बन गया संकट की। अच्छा, मतलब रेगुलेटर का एक्शन ही ट्रिगर बन गया। हाँ, और अमेरिका में 2000 में वो Y2K वाला डर जब खत्म हुआ तो फेडरल रिजर्व ने जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी डाली थी वो वापस खींच ली और .com बबल फट गया। या फिर 1997 में एशिया में देखिए, थाईलैंड की करेंसी बेहद गिरी और फिर देखते ही देखते वो संकट आसपास के देशों में फैल गया, छूत की बीमारी की तरह। इसे कंटेजियन इफेक्ट कहते हैं। तो कभी-कभी संकट रोकने की कोशिश ही संकट शुरू कर देती है। ऐसा हो सकता है, विडंबना है पर हाँ। और फिर आता है वो दौर जिसे क्रैश और पैनिक कहते हैं। जी, क्रैश मतलब संपत्ति की कीमतें धड़ाम से गिरना, और पैनिक मतलब सबका अपनी संपत्ति बेचकर नकदी कैश की तरफ भागना। और यहाँ एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है ना? बिल्कुल। उसे ऋण अपस्फीति चक्र या डेट डिफ्लेशन साइकिल कहते हैं। कीमतें गिरती हैं तो जो चीजें गिरवी रखी हैं उनका मूल्य कम हो जाता है। बैंक या उधार देने वाले अपना पैसा वापस मांगते हैं, लोगों को और बेचना पड़ता है, कीमतें और गिरती हैं। खतरनाक है ये तो। बहुत ज्यादा। और ये चलता रहता है। आखिर में नकदी की, कैश की भारी किल्लत हो जाती है, जैसा 1825 में यूके में हुआ था, 1857 में न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इस पूरी बातचीत से जो सार निकल रहा है वो ये कि इतिहास हमें बताता है कि ये जो वित्तीय उत्साह और फिर संकट का पैटर्न है ये बार बार होता है। हाँ, ये नियमित सा लगता है। और चेतावनियां अक्सर काम नहीं करती, और संकट का वो ठीक ठीक पल कौन सा होगा ये बताना लगभग नामुमकिन है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, खासकर आज के दौर में जब वित्तीय दुनिया इतनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है, कि वो कौन से अनदेखे दबाव या संभावित पिन प्रिक्स हो सकते हैं जिन पर हमें शायद ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पे तब जब बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत तेजी वाला दिख रहा हो। ये एक अहम सवाल है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आर्थिक उत्साह, मतलब वो जो बाजार का जोश होता है, और एसेट प्राइस बबल्स, यानी संपत्तियों की कीमतों के बुलबुले। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक उदाहरण हैं, विश्लेषण हैं, जो बताते हैं कि कैसे ये जो हद से ज्यादा उम्मीदें होती है ना, वो पूरी अर्थव्यवस्था और बाजारों पर असर डाल सकती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये माहौल बनता कैसे है और फिर होता क्या है। अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया की कुछ सबसे ऊंची इमारतें, जैसे न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1929 में या कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर्स 1993 में, ये सब आर्थिक तेजी के बिल्कुल पीक पर ही क्यों बननी शुरू हुई? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। ये पैटर्न काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या फिर कॉन्सर्ट हॉल, म्यूजियम वगैरह, ये अक्सर उस दौर के आर्थिक जोश का एक प्रतीक बन जाते हैं। प्रतीक कैसे? देखिए, ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है तो लोग, परिवार, सब खुद को ज्यादा अमीर महसूस करते हैं, है ना? और फिर दान वगैरह भी ज्यादा देते हैं। तो साफ है कि संपत्ति की बढ़ती कीमतों और लोगों के मूड, उनके उत्साह के बीच एक गहरा रिश्ता है। अच्छा, तो ये उत्साह अर्थव्यवस्था को चलाता कैसे है?
क्या सिर्फ महसूस करने से ही सब बदल जाता है? नहीं नहीं, सिर्फ महसूस करने से नहीं। इसके दो ठोस तरीके हैं जिनसे ये असर डालता है। पहला तो ये कि जब लोगों की संपत्ति जैसे अपनी कमाई से बचत कम करते हैं और खर्च ज्यादा करने लगते हैं, इसे ही अर्थशास्त्री वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। वेल्थ इफेक्ट, अच्छा। और दूसरा तरीका? दूसरा है कंपनियों के नजरिए से। जब शेयर की कीमतें ऊपर जाती हैं तो कंपनियों के लिए निवेशकों से पैसा उठाना सस्ता हो जाता है ना? तो वो फिर नए प्रोजेक्ट्स में ज्यादा पैसा लगाती हैं, भले ही उन प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा मुनाफे की उम्मीद ना भी हो। इसे लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। मतलब जोश में होश खो बैठते हैं, कंपनियां भी और लोग भी। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। जोखिम लेने की क्षमता या इच्छा वो बढ़ जाती है। अब इतिहास में देखें तो हाँ, कोई पुराना उदाहरण बताइए ना इसका, कुछ मजेदार सा। बिल्कुल, 1630 के दशक में चली हॉलैंड, वहां की ट्यूलिप मेनिया याद है? ट्यूलिप मेनिया, हाँ सुना तो है, फूलों का बुलबुला था शायद। हाँ, फूलों का ही, लेकिन कैसा? तब सिर्फ खास किस्म के ही नहीं बल्कि जो आम ट्यूलिप होते हैं ना, उनके बल्बों की कीमतें भी आसमान छू रही थीं। आलम ये था कि लोग जमीन में गड़े अनदेखे बल्बों पर सट्टा लगा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं, अनदेखे? और एडवांस पेमेंट में कैश नहीं, गाय, जमीन, घर, कपड़े, यहां तक कि पनीर और मक्खन जैसी चीजें दे रहे थे। हे भगवान, पनीर और मक्खन ट्यूलिप के लिए? जी हाँ, ये उस समय की पूरी डच अर्थव्यवस्था की तेजी का एक हिस्सा था। उस वक्त वहां ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर और मकानों की कीमतें भी खूब बढ़ रही थी। अविश्वसनीय। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात हुई। क्या हमारे समय के करीब भी ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने ऐसा ही कुछ मतलब जोश दिखाया हो? बिल्कुल है। हाल के ही देखिए, 1990s के दशक में अल्बानिया में एक पॉन्जी स्कीम चली थी। पॉन्जी स्कीम मतलब वो धोखाधड़ी वाली। हाँ, वही। हाँ, उसमें वादा किया गया था हर महीने 30-40% ब्याज का। 30-40% हर महीने? हाँ, तो सोचिए क्या हुआ होगा। कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी क्योंकि स्कीम से जो पैसा आ रहा था वो सैलरी से कहीं ज्यादा था। फिर तो डूबी होगी स्कीम। जाहिर है, और जब डूबी तो लोगों की सारी जमा पूंजी स्वाहा, अर्थव्यवस्था बैठ गई। 1980 के दशक के आखिर में वहां रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट दोनों में जबरदस्त मतलब बेतहाशा उछाल आया। टोक्यो शहर के बीचों बीच जमीन की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि कल्पना करना मुश्किल है, और निकेई स्टॉक इंडेक्स वो लगभग 40,000 तक पहुंच गया था। 40,000? बाप रे। और बैंक वो धड़ाधड़ लोन दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ गई थी तो गारंटी की वैल्यू बढ़ गई, है ना? यहां तक कि जो औद्योगिक कंपनियां थी, फैक्ट्रियां चलाने वाली, वो भी अपना काम छोड़कर जमीनें खरीदने में लग गई थी। और ये बड़ा दिलचस्प है कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के बुलबुले अक्सर साथ साथ ही दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये अक्सर साथ चलते हैं। इसके मोटे तौर पर 3 कारण समझ आते हैं। पहला, कई देशों में रियल एस्टेट कंपनियां शेयर बाजार का एक बड़ा हिस्सा होती हैं, तो एक गिरेगा तो दूसरे पर असर पड़ेगा ही। अच्छा। दूसरा, जब लोगों की दौलत रियल एस्टेट से बढ़ती है तो वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा पैसा कहीं और भी लगाएं, डाइवर्सिफाई करें, तो वो शेयर खरीदते हैं। और तीसरा? तीसरा इसका उल्टा, जब शेयरों से अच्छा पैसा बनता है तो लोग क्या करते हैं? बड़ा घर खरीदते हैं। हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल। शिकागो में 19वीं सदी का एक रियल एस्टेट बूम था। उस पर होमर हॉइट ने लिखा था कि लोग जानते थे कि कीमतें बनावटी हैं, हाँ। फुलाई हुई हैं, फिर भी खरीद रहे थे। क्यों? ये सोचकर कि कोई और बड़ा बेवकूफ आएगा जो उनसे भी ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। अच्छा, इसे ग्रेटर फूल थ्योरी भी कहते हैं। ग्रेटर फूल थ्योरी, वाह। मतलब एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। पर जब ये बुलबुले फूटते हैं तब क्या होता है? तब देखिए, नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। जैसे ही संपत्ति की कीमतें गिरती हैं, लोग खर्च एकदम कम कर देते हैं। वेल्थ इफेक्ट उल्टा काम करने लगता है। बैंकों ने जो लोन दिए होते हैं वो डूबने लगते हैं, बैड लोन बढ़ जाते हैं। इससे कुछ बैंक बंद हो जाते हैं या फिर सरकार को उन्हें बचाना पड़ता है। जापान में यही हुआ था ना 1990 में? बिल्कुल। 1990 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और उसके फौरन बाद रियल एस्टेट भी धड़ाम से गिरा। इससे बैंक इतने कमजोर हो गए कि वो आगे लोन देने से कतराने लगे। आर्थिक विकास रुक गया और जापान एक बहुत लंबे मतलब दशकों लंबे मंदी और डिफ्लेशन के दौर में चला गया। डिफ्लेशन यानी कीमतें गिरने लगती हैं। यानी कर्ज, गिरती कीमतें, डिफॉल्ट और डेमोग्राफी, कई समस्याएं एक साथ। हाँ, और सिर्फ जापान ही नहीं, अमेरिका में भी 1930 के दशक की महामंदी याद है? शिकागो में उस दौरान हजारों बैंक फेल हुए थे। हाँ। और उनका मुख्य कारण स्टॉक मार्केट के कर्ज नहीं थे बल्कि रियल एस्टेट लोन का डूबना था। ओहो,
तो ये रियल एस्टेट वाला मामला ज्यादा खतरनाक लगता है। हाँ, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम से सीधे तौर पे जुड़ा होता है। तो क्या सेंट्रल बैंकों को सिर्फ महंगाई दर पर ही नहीं बल्कि इन संपत्तियों की कीमतों पर भी नजर रखनी चाहिए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल लगता है ना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। ज्यादातर सेंट्रल बैंक, उनका मुख्य काम क्या है? महंगाई को काबू में रखना। वो संपत्ति के बुलबुलों में सीधे दखल देने से थोड़ा हिचकते हैं। क्यों? एक तो ये कि किसी बुलबुले को पक्के तौर पे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कब वो जोश है और कब बुलबुला, कहना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। और दूसरा, अगर वो कहें कि भाई बुलबुला बन रहा है और ब्याज दरें बढ़ा दें, तो उसका राजनीतिक विरोध भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। लेकिन अगर कुछ न करें तो, जैसा जापान में हुआ? वही, अगर कुछ ना करें और बुलबुला फूटे तो उसका असर बैंकों की सेहत पर और पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ सकता है, जैसा हमने जापान के केस में देखा। जापान में 80 के दशक के अंत में ब्याज दरें कम रखने का जो फैसला हुआ था, उसके पीछे कुछ हद तक अमेरिका का दबाव भी था, और उस वक्त कमोडिटी की कीमतें भी स्थिर थीं। तो लगा कि महंगाई का डर नहीं है, और उसी ने बुलबुले को हवा दे दी। हाँ, अनजाने में ही सही। तो ये एक मुश्किल संतुलन है। बुलबुले को नजरअंदाज करें तो बाद में बड़ा संकट, और पहले ही सख्ती करें तो विकास धीमा होने का डर। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये जो आर्थिक जोश है, ये संपत्ति के बुलबुलों को हवा दे सकता है, और ये बुलबुले फिर खर्च और निवेश को बढ़ाते हैं, जो अच्छा लगता है उस वक्त। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जब ये बुलबुले फूटते हैं तो अक्सर गंभीर मंदी आती है, वित्तीय अस्थिरता आती है, और खासकर रियल एस्टेट का इसमें बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात यह है, ये जो सारे ऐतिहासिक उदाहरण हमने देखे, ये साफ दिखाते हैं कि संपत्ति की कीमतों, लोगों के मूड और आर्थिक स्थिरता के बीच कितना गहरा रिश्ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें अर्थव्यवस्था की सेहत को मापने के जो हमारे मौजूदा तरीके हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ, महंगाई दर वगैरह, क्या उन पर दोबारा सोचने की जरूरत है? मतलब क्या हमें ऐसे नए तरीके या संकेतक चाहिए जो इन संभावित रूप से अस्थिर करने वाली ताकतों को, इस जोश और इन बुलबुलों को संकट आने से पहले ही बेहतर ढंग से समझ सकें और शायद आगाह कर सकें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक देश की आर्थिक परेशानी, मतलब एक छोटा सा झटका भी पूरी दुनिया में एक बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संक्रमण। हाँ, इंटरनेशनल कंटेजन। और हमारे पास चार्ल्स किंडलबर्गर की मशहूर किताब मैनियाज, पैनिक्स और क्रैशेस के कुछ हिस्से हैं। तो कोशिश करेंगे इससे समझने की कि ये संकट, ये संक्रमण आखिर फैलता कैसे है, क्या है इसके पीछे का पूरा मामला। बिल्कुल। अक्सर होता क्या है ना कि जब संकट आता है तो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। हाँ, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। जैसे 1930s की महामंदी को लें, अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर ने कहा ये सब यूरोप की गलती है। लेकिन फिर फ्रीडमैन और श्वार्ट्ज जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा नहीं जी, ये तो अमेरिका से ही शुरू हुआ था। अच्छा। और 1837 के संकट में तो राष्ट्रपति जैक्सन ने कहा ब्रिटेन भी दोषी, अमेरिका भी दोषी। हाँ, मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता जल्दी से। पर देखिए, ज्यादातर इतिहासकार और अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि कई संकटों की जड़ें वो अंतर्राष्ट्रीय ही होती हैं। अच्छा। जगलर, मिशेल, मॉर्गनस्टर्न जैसे बड़े विद्वानों ने यही पाया कि ये वित्तीय संकट या तो एक ही टाइम पर कई देशों में आते हैं या फिर एक जगह से शुरू होके दूसरे देशों में फैल जाते हैं। तो सवाल यही है कि ये फैलता कैसे है, मतलब क्या तरीके हैं इसके फैलने के, एक देश की प्रॉब्लम दूसरे तक पहुंचती कैसे? देखिए, इसके कई रास्ते हैं। एक मुख्य तरीका है जिसे हम आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज, ये क्या होता है? मतलब अलग अलग बाजारों में किसी चीज की कीमत में जो छोटा सा फर्क होता है ना, अच्छा, उसका फायदा उठाना। अच्छा, जैसे यहाँ सस्ता खरीदा वहाँ महंगा बेच दिया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये कपास या गेहूं जैसी चीजों पर भी होता है, और शेयर्स, बॉन्ड्स, मतलब जिन्हें प्रतिभूतियां कहते हैं, उन पर भी लागू होता है। तो जब एक देश में किसी चीज की कीमत गिरती है या बहुत बढ़ जाती है तो उसका सीधा असर दूसरे देशों के बाजारों पर पड़ता है, और उससे फिर वहाँ कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, बैंक फेल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एक चेन रिएक्शन जैसा बन जाता है कभी कभी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब ये छोटे मोटे ट्रेड करने वाले अनजाने में संकट फैला सकते हैं। और क्या तरीका है? दूसरा अहम जरिया है पैसों का बहाव, मतलब
मूवमेंट्स ऑफ मनी, पैसों का बहाव। जैसे चाहे वो सोना चांदी हो या बैंक में जमा पैसा या फिर पुराने जमाने में विनिमय पत्र चलते थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उनके जरिए। ओके। इसका उदाहरण देखिए, 1960s और 70s के दशक में अमेरिका में जब महंगाई बढ़ी तो वहां से पैसा निकलकर जर्मनी और जापान जैसे देशों में गया। अच्छा। और नतीजा, वहां भी महंगाई बढ़ गई। या फिर इसका उल्टा भी होता है। मान लीजिए किसी एक देश में जबरदस्त आर्थिक तेजी चल रही है, एक बूम है। हाँ। जैसे 1928 में अमेरिकी शेयर बाजार में हुआ था, तो वो दुनिया भर से पैसा अपनी तरफ खींच सकता है। अच्छा, तो दूसरे देशों के लिए पैसा कम हो जाता है। हाँ, उस समय जर्मनी और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से पैसा निकलकर अमेरिका जा रहा था, तो उनके यहाँ पूंजी की कमी हो गई थी। समझ गया। तो ये तो हुई पैसों और चीजों की बात, लेकिन क्या लोगों की सोच, मतलब उनका डर या उम्मीदें, वो भी कोई भूमिका निभाती हैं इसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मनोवैज्ञानिक जुड़ाव, साइकोलॉजिकल लिंकेज जिसे कहते हैं, वो भी बहुत अहम है। कैसे? आपने देखा होगा कभी-कभी दुनिया भर के शेयर बाजार लगभग एक साथ गिरते हैं। हाँ, होता है ऐसा। 1929 की महामंदी की शुरुआत में ऐसा हुआ, फिर 1987 के क्रैश में भी यही देखा गया। लगभग सारे बड़े बाजार एक साथ नीचे आए। और एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि अमेरिकी शेयर बाजार में अगर कोई बड़ा बदलाव आता है, तेजी या मंदी, तो उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर ज्यादा पड़ता है। अच्छा, मतलब अमेरिका का असर ज्यादा है। हाँ, बजाय इसके कि दूसरे बाजारों के उतार चढ़ाव का उतना असर अमेरिका पर पड़े। शायद अमेरिकी इकोनॉमी का साइज और उसका ग्लोबल कनेक्शन इसकी वजह है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब डर भी एक तरह से संक्रामक हो जाता है। इतिहास में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे फिर। अरे, इतिहास तो भरा पड़ा है ऐसे किस्सों से। 1720 में लंदन का साउथ सी बबल और पेरिस का मिसिसिपी बबल। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। निवेशक दोनों जगह पैसा लगा रहे थे। अच्छा। फिर 1857 का संकट लीजिए, उसे तो पहला विश्वव्यापी संकट भी कहा जाता है। वो अमेरिका से शुरू हुआ और फैलते फैलते यूरोप तक पहुंच गया। बाप रे। फिर 1873 का संकट, वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी से शुरू हुआ और अमेरिका तक उसका असर आया। और अगर हाल के उदाहरण देखें तो 1997 का एशियाई वित्तीय संकट। हाँ, वो तो याद है। वो थाईलैंड से शुरू हुआ, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और फिर वहां से रूस और ब्राजील तक पहुंच गया था। कमाल है। मतलब दुनिया तो असल में काफी पहले से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आज की टेक्नोलॉजी के बिना भी ये सब हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर संकट ऐसा नहीं होता कि वो फैले ही। अच्छा। कुछ संकट पूरी तरह से राष्ट्रीय भी होते हैं। जैसे 1869 में अमेरिका में एक गोल्ड एजियो संकट हुआ था, सोने की कीमतों में सट्टेबाजी को लेकर। वो वहीं तक सीमित रहा। और कभी-कभी कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय संकटों की चपेट में आने से बच भी जाते हैं। जैसे 1873 के संकट में फ्रांस पर उतना असर नहीं हुआ, या 1847 के संकट में अमेरिका पर। उनकी अपनी कुछ खास परिस्थितियां थीं उस वक्त। ओके। पर ज्यादातर मामलों में ये वित्तीय दुनिया इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि एक जगह की हलचल दूसरी जगह महसूस हो ही जाती है। सही बात है। जैसा कि 1875 में बैरन रॉथस्चाइल्ड ने लिखा था, पूरी दुनिया एक शहर बन गई है। सोचिए, 1875 में वो ये कह रहे थे। आज तो ये बात कितनी ज्यादा सच लगती है। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये जो वित्तीय संकट हैं, ये अक्सर अकेले नहीं आते। ये चीज़ों, प्रतिभूतियों, पैसों के बहाव और यहाँ तक कि लोगों के डर और उम्मीदों के एक जटिल जाल के जरिए फैलते हैं। बिल्कुल। किसी एक देश पर उंगली उठा देना शायद आसान लगता है, पर असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में। एक देश की पॉलिसी, वहाँ की घटनाएं, वो कैसे दूसरे देशों को प्रभावित कर सकती हैं। सही कहा। और चलिए, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां सूचना और पैसा दोनों पलक झपकते ही सरहदें पार कर जाते हैं, क्या आपको लगता है कि इन वित्तीय संकटों के फैलने की रफ्तार और इनका जो तरीका है, वो उन ऐतिहासिक उदाहरणों से जिनकी हमने आज बात की, मौलिक रूप से बदल गया है, या अब भी वही पुराने पैटर्न काम कर रहे हैं, बस थोड़ी तेजी से? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। स्वागत। आज हम 20वीं सदी के बिल्कुल आखिर के सालों पर नजर डाल रहे हैं। खासकर वो जो 15 साल थे जिनमें दुनिया भर में 4 बड़े संपत्ति मूल्य बुलबुले, मतलब एसेट प्राइस बबल्स बने। हाँ, बिल्कुल। जापान से शुरू हुआ, फिर नॉर्डिक देश, दक्षिण पूर्व एशिया और फिर अमेरिका तक। सही।
तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब मतलब अलग-अलग थे या किसी तरह जुड़े हुए थे? यही तो समझने की कोशिश है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि ये पहेली सुलझाएं कि ये पैसा कैसे एक बाजार से निकला। और दूसरे में जाकर एक नया बुलबुला बना दिया। एग्जैक्टली। बिल्कुल। ये सिर्फ संयोग तो नहीं लगता। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे टोक्यो में जो हुआ उसने बैंकॉक को और फिर न्यूयॉर्क के बाजारों तक को गरमा दिया। अच्छा। हाँ, ये एक काफी जटिल वित्तीय कड़ी थी। इसे ही हम बबल कंटेजन या बुलबुला संक्रमण कह सकते हैं। बुलबुला संक्रमण, इंटरेस्टिंग। तो चलिए समझते हैं इसे। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 1980 के अंत में जापान से। हाँ, टोक्यो। वहाँ रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट मतलब आसमान छू रहे थे। मैंने कहीं पढ़ा था, ये काफी मजेदार है, कि टोक्यो का जो इंपीरियल पैलेस है उसके नीचे की जमीन की कीमत पूरे कैलिफोर्निया की रियल एस्टेट वैल्यू से ज्यादा थी। हाँ, ये बात काफी चली थी उस वक्त। सुनने में तो पागलपन लगता है। हाँ बिल्कुल। क्या ये सिर्फ क्रेजीनेस थी? लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे मतलब कुछ ठोस कारण भी थे। जैसे कि? देखिए, एक तो दशकों से रियल एस्टेट में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा था, लोगों का भरोसा था। दूसरा, वित्तीय नियमों में काफी ढील दी गई थी, तो बैंकों ने क्या कहते हैं रियल एस्टेट में जमकर लोन बांटे। अच्छा, मतलब पैसा आसानी से मिल रहा था। बिल्कुल। और तीसरा, बैंक ऑफ जापान भी काफी पैसा बाजार में डाल रहा था। वो येन को बहुत ज्यादा मजबूत होने से रोकना चाहते थे। ओके। तो ये सब मिलकर एक तरह से ऐसा माहौल बन गया कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं और लोन मिलते जा रहे हैं, एक अंतहीन तेजी जैसा। और फिर इसी पैसे से जापानी कंपनियों ने दुनिया भर में वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी। न्यूयॉर्क में एक्सॉन बिल्डिंग, रॉकफेलर सेंटर का हिस्सा, वो सब। हाँ बिल्कुल, वो उसी बढ़े हुए आत्मविश्वास और अतिरिक्त नकदी का नतीजा था। लेकिन यह हमेशा तो नहीं चल सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बुलबुला आखिरकार फूटता है, और जापान का बुलबुला 1990 में फूटा। ओके। और जैसे ही वो फूटा, वहां से पैसा तेजी से बाहर निकलने लगा। अब जापानी कंपनियों को लागत बचानी थी, तो उन्होंने क्या किया? अपना उत्पादन वो चीन और खासकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाने लगे। अच्छा, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। हाँ बिल्कुल, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन जगहों पर। तो एक तरह से जापान का संकट इनके लिए एक मौका बन गया, वहां पैसा और निवेश आने लगा। हाँ, कह सकते हैं। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। ये जो जापानी निवेश आया और बाकी विदेशी पैसा भी, उसने इन एशियन टाइगर्स में रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट को जबरदस्त उछाल दिया। तो मतलब वहां भी बुलबुले बनने लगे। हाँ बिल्कुल, वही पैटर्न दोहराया गया। उनकी अर्थव्यवस्था वैसे तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर थी, लेकिन अब वो इस बाहरी पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई थी। और ये निर्भरता टिकाऊ नहीं थी शायद। बिल्कुल नहीं। टिकाऊ कैसे होती? और 1997 में कहानी ने फिर पलटा खाया। अच्छा, क्या हुआ? थाईलैंड का बुलबुला फूटा। वहां की करेंसी थाई बहत, उसका अवमूल्यन हुआ। और वो चिंगारी काफी थी। देखते ही देखते ये संकट पूरे एशिया में फैल गया। इसी को एशियाई वित्तीय संकट कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। अब निवेशक घबरा गए, वो एशिया से अपना पैसा निकालने लगे। रुकिए, तो पहले पैसा जापान से निकलकर एशिया आया। हाँ। और अब एशिया से निकल रहा था। तो ये गया कहाँ? ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है शायद। बताइए। उस वक्त अमेरिका में एक नई हवा चल रही थी, नई अर्थव्यवस्था की। मतलब .com कंपनियां, टेक्नोलॉजी। हाँ, .com बूम। बिल्कुल। तो एशिया से जो पैसा निकला, जिसे एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए था, हाँ, वो बहकर अमेरिकी बाजारों की ओर जाने लगा। अच्छा। और साथ ही एक और बात हुई। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसने भी Y2K वगैरह की चिंताओं के चलते बाजार में अतिरिक्त नकदी डाली हुई थी। अरे वाह! मतलब एशिया का संकट और अमेरिकी टेक बूम का पैसा दोनों एक साथ? हाँ। इसने तो अमेरिकी स्टॉक मार्केट, खासकर नैस्डैक को मतलब रॉकेट बना दिया होगा। बिल्कुल सही। अमेरिका का जो बुलबुला था वो मुख्य रूप से स्टॉक्स में था, रियल एस्टेट में उतना नहीं। और उस दौर में IPOs बहुत होते थे। मतलब जब कंपनी पहली बार शेयर लाती है, हाँ, उनमें प्राइस पॉप बहुत आम था। कंपनियां जानबूझकर दाम कम रखती और पहले ही दिन शेयर आसमान छू लेता था। हाँ, वो दौर ही अलग था। इसे ही वो इररेशनल एक्सुबेरेंस कहा गया था ना? हाँ, एलन ग्रीनस्पैन ने यही कहा था, तर्क रहित उत्साह। तो ये पूरा पैटर्न अब काफी साफ दिख रहा है। एक जगह बुलबुला फूटता है, वहां से पैसा निकलता है और दूसरी जगह जाकर नया बुलबुला बना देता है। हाँ, इसे ही आप वो स्लॉशिंग मनी कह रहे थे।
इधर उधर बहता पैसा। हाँ बिल्कुल, पैसा बस एक कंटेनर से दूसरे में जा रहा था, ऐसा समझ लीजिए। और हर पड़ाव पर ये जो पूंजी का प्रवाह था, इसने वहां की करेंसी की कीमत, प्रॉपर्टी के दाम, आर्थिक विकास सबको गहराई से प्रभावित किया। एक और चीज जो दिखी गई वो ये कि निवेशक अक्सर सिर्फ हाल के रिटर्न देखकर आगे का अंदाजा लगा रहे थे। मतलब मोमेंटम देख रहे थे। अच्छा, फंडामेंटल्स नहीं देख रहे थे। हाँ, इसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये चीज कीमतों को बुनियादी बातों से कहीं ज्यादा दूर ले जाती है। तो हमने देखा कि कैसे ये चारों बुलबुले, जापान, नॉर्डिक देश, एशिया, अमेरिका, ये सब एक अनदेखे वित्तीय धागे से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, एक कांत जैसे दूसरे की शुरुआत लिख रहा था। ये पूरी कड़ी, जापान से एशिया, फिर एशिया से अमेरिका, ये वाकई मौद्रिक इतिहास में बहुत खास है। हाँ, और हर मामले में ये जो भारी नकदी का प्रवाह था, उसमें कहीं ना कहीं मतलब एक पॉन्जी स्कीम जैसी झलक दिखती है। पॉन्जी स्कीम जैसी मतलब ये कि वो टिकाऊ नहीं हो सकती। नया पैसा आता रहे तभी तक चलता है। सही बात है। और ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि दुनिया के वित्तीय बाजार आज कितने गहरे और कैसे जुड़े हुए हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आज की दौर में जहां पैसा सेकंडों में बॉर्डर पार कर सकता है, क्या हम भविष्य में इस तरह के बबल कंटेजन के लिए पहले से भी ज्यादा संवेदनशील हो गए? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। भविष्य में ऐसा दोबारा हो सकता है या नहीं, ये एक अहम सवाल। अभिवादन, आज हम उन स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं जो आर्थिक तेजी और वित्तीय धोखाधड़ी के बीच के एक बड़े ही दिलचस्प और अक्सर चिंताजनक रिश्ते को दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो बार बार सामने आता है। इन सोर्सेज में ना एक पैटर्न साफ दिखता है। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है सब बढ़िया लगता है ना? लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है, अचानक से बड़े बड़े घोटाले सामने आने लगते हैं। जैसे वो 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ था, एनरॉन, वर्ल्डकॉम। हाँ, वो बड़े उदाहरण हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य ये समझना है कि आर्थिक चक्रों के दौरान ये घोटाले क्यों पनपते हैं और फिर कैसे उजागर होते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि धोखाधड़ी की शुरुआत तो अक्सर तेजी के दौर में ही हो जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो पकड़ में तब आती है जब पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है, जब फंडिंग सूखने लगती है। वो कहावत है ना कि ज्वार उतरने पर ही पता चलता है कि कौन बिना कपड़ों के तैर रहा था। हाँ, बिल्कुल सही। जैसा हमने पढ़ा भी कि 1990 के दशक का जो स्टॉक मार्केट बूम था, उस जैसे आर्थिक तेजी के समय में धोखाधड़ी के लिए माहौल ज्यादा अच्छा हो जाता है। जब लगता है कि अरे पैसा बनाना तो बहुत आसान है, तो कुछ लोग शायद नियमों को थोड़ा अनदेखा करके और भी तेजी से अमीर बनने की कोशिश में लग जाते हैं। हाँ, ये एक कॉमन पैटर्न है, बिल्कुल। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि हर केस में लालच का लेवल और मौके वो थोड़े अलग अलग थे। पर एनरॉन, वर्ल्डकॉम, टाइको जैसे जो मामले हैं, वो इसके क्लासिक उदाहरण हैं। उनकी ज्यादातर जो धोखाधड़ी थी वो तब हुई जब बाजार एकदम ऊपर था। अच्छा। लेकिन वो जो बुलबुले का एक उत्साह होता है ना, उसमें सब छिप गया। फिर 2000 के बाद जब मार्केट गिरा, तब जाकर असलियत सामने आई। और इन घोटालों के तरीकों को देखें तो उनमें भी काफी वैरायटी दिखती है। हाँ बिल्कुल। एनरॉन ने जैसे अपनी कमाई बढ़ाने और अरबों का कर्ज छिपाने के लिए वो काफी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए। उनको वो स्पेशल फाइनेंसिंग व्हीकल्स कहते थे, है ना? जी, स्पेशल पर्पस एंटिटीज या व्हीकल्स। हाँ, मतलब ये अलग कंपनियां थीं जिन्हें एनरॉन नहीं बनाया था, लेकिन उनका कर्ज अपनी मेन बैलेंस शीट से बाहर रखा ताकि कंपनी कागज पर ज्यादा हेल्दी दिखे। बिल्कुल, एक तरह से ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग का मामला था ये। और वर्ल्डकॉम ने तो एक ज्यादा सीधा पर उतना ही शातिर तरीका अपनाया। हाँ, उनका तरीका अलग था। उन्होंने तो अरबों डॉलर के जो सामान्य खर्चे थे, जैसे लाइन रेंट वगैरह, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ, उनको सीधा कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी निवेश दिखा दिया। इससे उनका मुनाफा एकदम से बढ़ा हुआ दिखने लगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये नए तरीके ही हैं, कुछ पुरानी तरकीबें भी हैं जो बार बार दिखती हैं। जैसे स्टॉक में माल की कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, इन्वेंट्री फ्रॉड। वो 1930 का मैकेसन रॉबिन्स मामला था, या 1960 का टीनो डी एंजेलिस का वो मशहूर सलाद तेल घोटाला। ओह हाँ, सलाद तेल घोटाला। हाँ, या फिर पॉन्जी स्कीम जैसा BCCI, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के केस में हुआ, जहां नए निवेशकों के पैसे से पुरानों वालों को पेमेंट दी जाती है, बस सिस्टम को चलाते रहने के लिए जब तक कि वो ढह ना जाए। लेकिन ये घोटाले सिर्फ कुछ चालाक धोखेबाजों का ही काम नहीं थे, है ना? सोर्सेज में एक और बहुत जरूरी पहलू पर ध्यान दिलाया गया है, वो है गेट कीपर्स।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वो संस्थाएं जिन पर निगरानी की जिम्मेदारी थी, जैसे अकाउंटिंग फर्म, इन्वेस्टमेंट बैंक, लॉ फर्म, इनकी क्या भूमिका रही? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जो ये स्रोत उठाते हैं। क्या ये फर्में, जिन्हें असल में निवेशकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए थी, हाँ, वो कभी-कभी अपने क्लाइंट्स के साथ ही मिल गई, जिनसे उन्हें मोटी फीस मिल रही थी? आर्थर एंडरसन का मामला तो क्लासिक है इसमें, एनरॉन वाला। हाँ, एनरॉन वाला। वो एनरॉन के ऑडिटर तो थे ही, लेकिन साथ में उसे करोड़ों डॉलर की कंसल्टिंग सेवाएं भी दे रहे थे। तो ये हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, का एक साफ उदाहरण था, जिससे उनके ऑडिट की इंडिपेंडेंस पर ही सवाल उठ गए। तो फिर सवाल उठता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ लालच है या कुछ और भी वजह होती हैं? देखिए, लालच तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। तेजी के माहौल में ऐसा लगने लगता है कि भाई थोड़ा रिस्क लेकर बहुत कमा सकते हैं, और पकड़े जाने का डर भी शायद कम लगता है। लेकिन कभी-कभी यह हताशा का नतीजा भी होता है, डेस्परेशन। निक लीसन का उदाहरण दिया गया ना, जिसने बैरिंग्स बैंक को ही डुबो दिया। हाँ, बैरिंग्स बैंक वाला मामला। उसने एक छोटी सी गलती छिपाने के लिए और बड़े दांव लगाने शुरू कर दिए, और वो घाटा इतना बढ़ गया कि आखिर में पूरा बैंक ही दिवालिया हो गया। और सजा का क्या? क्या सजा उतनी होती है जितना बड़ा अपराध होता है? अक्सर नहीं, खासकर व्हाइट कॉलर अपराधों में ऐसा लगता है कि सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में कम होती है। स्रोतों में माइकल मिल्केन का जिक्र है, जिन्हें जंक बॉन्ड किंग कहा जाता था। हाँ, सुना है। जुर्माना भरने और जेल जाने के बाद भी वो अपनी अरबों की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बचाने में कामयाब रहे। तो इससे गलत काम करने वालों का हौसला शायद बढ़ता है, कम नहीं होता। तो क्या ये सब सिर्फ अमेरिका की ही कहानी है या ये दुनिया भर में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। स्रोत ये साफ करते हैं, जापान में एवरग्रीन फाइनेंस की बात है, जहां बैंक पुरानी कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज देते रहते थे, बस प्रॉब्लम को आगे टालते हुए। अच्छा। जब तक कि वो रियल एस्टेट का बुलबुला फट नहीं गया। इंडोनेशिया में क्रोनी कैपिटलिज्म का उदाहरण है, जहां पॉलिटिकली कलेक्टेड बिजनेसेस को आसानी से लोन मिलते रहे। और इटली का परमानेंट घोटाला याद है, जहां 1 दशक से भी ज्यादा समय तक अकाउंट्स में हेर-फेर चलता रहा। तो देखा जाए तो हर जगह तेजी के दौर में लालच और नियमों को ताक पर रखने का खतरा बढ़ ही जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि वित्तीय बाजारों में धोखाधड़ी कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि एक तरह की एक आवर्ती चीज है, जो इंसान के लालच और अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और ये उस पुराने सवाल को फिर से खड़ा करता है, जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में भी मिलता है, कि क्योंकि इतिहास खुद को बार बार दोहराता है, तो क्या दुनिया सचमुच में धोखा खाना चाहती है? वो एक पुरानी लैटिन कहावत है ना, मुंडस वोल्ट डिसिपी। मुंडस वोल्ट डिसिपी। हाँ, मतलब दुनिया धोखा खाना चाहती है तो उसे धोखा खाने दो। वाकई सोचने के लिए एक दिलचस्प मुद्दा है ये। खैर, इन स्रोतों पर हमारी आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वित्तीय संकट। और जब ये होते हैं तो सरकारों या अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए? हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है। हमारे पास कुछ अकादमिक नजरिए हैं इस पर। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जब कोई बबल फटता है या बाजार में एकदम पैनिक मच जाता है, तो क्या करना चाहिए? क्या उन्हें दखल देना चाहिए, मतलब चीजों को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर बस पीछे हटकर देखना चाहिए कि बाजार खुद कैसे संभलता है? सही। और इसी को हम आज थोड़ा गहराई से देखेंगे, है ना? इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या तर्क हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हर संकट के बाद ये बहस तो होती ही है। एक सोच ये है कि भाई दखल मत दो। इसे कभी-कभी थोड़ा नाटकीय अंदाज में कहते हैं, इसे जलने दो। इसे जलने दो? हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब सिस्टम की गंदगी को साफ होने दो। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो है नैतिक खतरा, मॉरल हैजार्ड। हाँ, ये मॉरल हैजर्ड वाली बात ये तो बहुत सुना है। मतलब अगर सरकार या सेंट्रल बैंक हमेशा बचाने आ जाएंगे, हाँ। तो फिर बैंक और निवेशक तो और ज्यादा लापरवाह हो जाएंगे ना। वो सोचेंगे कि चलो रिस्क लो, नुकसान हुआ तो कोई ना कोई है ही बचाने वाला। बिल्कुल सही, यही है मॉरल हैजर्ड का फंडा। एक तरह से आप उनको एक सेफ्टी नेट दे रहे हैं, और कुछ तो बहुत ही सख्त विचार भी रहे हैं इस पर। जैसे वो एंड्रू मेलन का एक कथित नजरिया था, हर्बर्ट हूवर ने बताया था उसके बारे में। ओ हाँ, क्या था वो? कि मजदूरों का परिसमापन करो, स्टॉक का परिसमापन करो, किसानों का, रियल एस्टेट का, सबका परिसमापन करो। मतलब बाप रे। हाँ, कि ये सिस्टम से सड़ांत को बाहर निकाल देगा। संकट को एक कड़वी दवाई की तरह देखो जो जरूरी है। सुनने में तो ये बहुत कठोर लगता है। हाँ। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। अगर अधिकारी कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, तो क्या पूरा सिस्टम ही नहीं रह सकता?
बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डर है। हाँ और स्रोत बताते हैं कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है हाँ। कि संकट के टाइम पे पैसा मिलना ही बंद हो गया एकदम, अच्छा चाहे आप कितनी भी ऊंची ब्याज दर देने को तैयार हो। अच्छा, मतलब पैसा था ही नहीं मार्केट में। बिल्कुल, जैसे 1763, 1825, 1847, 1873, हाँ। इन संकटों में ऐसी रिपोर्ट्स थी कि पैसा मिल ही नहीं रहा है या किसी भी कीमत पर पैसा नहीं है। सोचिए, 1873 में न्यूयॉर्क की एक ट्रस्ट कंपनी के पास सरकारी बॉन्ड थे अच्छे खासे, लेकिन उन बॉन्ड्स पर $1 का लोन भी नहीं मिल रहा था। ओह, तो मतलब सिर्फ ब्याज दरें बढ़ाना काफी नहीं है अगर मार्केट ही जम गया हो। हाँ, अगर लिक्विडिटी ही सूख गई है तो ऊंची दरें भी बेकार हैं। और इसमें पिसते कौन है? अक्सर वो आम लोग जिनका संकट से सीधा लेना देना भी नहीं होता। तो फिर इस मुश्किल से निकलने के लिए अधिकारियों ने क्या-क्या रास्ते अपनाए हैं? स्रोतों में कुछ दिलचस्प तरकीबें बताई गई हैं। हाँ, कई जुगाड़ किए गए हैं। एक है स्टॉलिंग, मतलब देरी करना। देरी करना, वो कैसे? बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया था ये 1720 और 1745 में। जब जमाकर्ता घबराकर पैसा निकालने आए तो बैंक ने उन्हें जानबूझकर बहुत धीरे धीरे पेमेंट की, वो भी छोटे सिक्कों में, 6 पेंस वाले, हाँ, कमाल है। ताकि भीड़ धीमी हो जाए, हाँ बिल्कुल। समय मिल जाए, शायद पैनिक कम हो जाए। कहते हैं वो अपने दोस्तों को लाइन में आगे लगवा देते थे, वो पैसे लेते थे और चुपके से वापस बैंक में जमा कर देते थे। क्या बात है। और दूसरा तरीका, बाजारों को बंद कर देना कुछ समय के लिए। शट डाउन या बैंक हॉलिडे। हाँ, जैसे 1873 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ, या 1933 में पूरे अमेरिका में बैंक हॉलिडे घोषित कर दिया गया। मकसद वही, लोगों को थोड़ा रुककर सोचने का वक्त देना, सांस लेने का मौका देना। अच्छा, अमेरिका में फेडरल रिजर्व से पहले वो क्लियरिंग हाउस सर्टिफिकेट भी चलते थे, है ना? हाँ वो क्या चीज थी? हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज थी। देखिए, जब कैश की भारी कमी हो जाती थी तो बैंक आपस में मिलकर एक तरह के वाउचर या सर्टिफिकेट जारी करते थे। ये लोकल लेवल पे लेन देन चालू रखने में मदद करते गए, मतलब कैश नहीं है तो इन सर्टिफिकेट से काम चला लो। अच्छा, तो ये एक तरह का अस्थायी पैसा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे एक शहर से दूसरे शहर पेमेंट करना मुश्किल होता था। ये बस एक तात्कालिक उपाय था संकट के समय के लिए। और बैंकों का आपस में मिलकर काम करना, सहयोग, क्या वो भी एक तरीका रहा है? हाँ, और शायद सबसे असरदार तरीकों में से एक 1890 का बारिंग संकट इसका क्लासिक केस है। बारिंग संकट, हाँ सुना है। बारिंग ब्रदर्स उस समय का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हाउस था और वो बुरी तरह फंस गया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर थे विलियम लिंडरडेल। उन्होंने सीधे सरकारी बेलआउट नहीं दिया। तो क्या किया? उन्होंने दूसरे बड़े बैंकों को, फाइनेंशियल हाउसेस को इकट्ठा किया और सबको मिलकर एक गारंटी फंड बनाने के लिए राजी किया, करीब 17 मिलियन पाउंड का फंड। वाह, मतलब प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर बचाया। हाँ, इस फंड ने बारिंग की देनदारियों की गारंटी दी, यहां तक कि रूस के स्टेट बैंक को भी अपनी जमा रकम निकालने से रोका गया। इससे न सिर्फ बारिंग बच गया बल्कि एक बहुत बड़ा वित्तीय भूचाल टल गया। इसने लंदन की ताकत भी दिखाई। लेकिन क्या आज के जमाने में ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा ग्लोबल सिस्टम है अब तो। ये अच्छा सवाल है, आज शायद ज्यादा मुश्किल हो। खैर, फिर आया डिपॉजिट इंश्योरेंस, जैसे अमेरिका में FDIC। हाँ, FDIC, इसका मकसद तो यही था ना कि बैंक रन रुके, लोगों को भरोसा रहे कि उनका पैसा डूबेगा नहीं। बिल्कुल, आम जमाकर्ताओं को ये तसल्ली देना कि उनका पैसा सेफ है ताकि वो घबराकर बैंक न भागें। लेकिन इसकी भी आलोचना होती है, वही मॉरल हजार्ड वाली बात। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इससे भी बैंक, खासकर वो जो टू बिग टू फेल हैं, ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। उन्हें लगता है सरकार आखिर में बचा ही लेगी। एक और तरीका बताया गया है, एक्सचेकर बिल जारी करना। ब्रिटेन ने 1793 में किया था। ये क्या थे? ये बेसिकली सरकार की गारंटी वाले बॉन्ड थे जो संकट में फंसी कंपनियों को दिए जाते थे, उनके सामान या प्रॉपर्टी को गिरवी रखने के बदले। अच्छा, ताकि उन्हें फॉरेन कैश मिल जाए। हाँ, जब बैंक लोन नहीं दे रहे थे तब ये काम आया। कहते हैं कि 1793 में ये काफी सफल रहा था, हालांकि बाद के संकटों में इसका असर उतना नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर देखें तो हर दखल के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, और ये नैतिक खतरा का डर हमेशा बना रहता है। बिल्कुल सही। संकट से निपटने का कोई एक सीधा सरल फॉर्मूला नहीं है। अगर आप दखल देते हैं तो स्थिरता तो आती है, पर भविष्य में लापरवाही का खतरा बढ़ जाता है। और अगर दखल नहीं देते तो शायद सिस्टम की सफाई हो जाए, जैसा मिलन चाहते थे, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था गर्त में जा सकती है और बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि नियम बनाना और उन पर नजर रखना, यानी रेगुलेशन और सुपरविजन, ये भी बहुत मुश्किल काम है। हाँ,
अक्सर नियम संकट आने के बाद ही खड़े होते हैं, और जब सब ठीक चल रहा होता है तो धीरे धीरे ढील आने लगती है। और यहीं पर एक बड़ा मजेदार किस्सा है जो स्रोत बताते हैं, किस्मत का खेल। अच्छा, क्या किस्सा है? 1799 में हैम्बर्ग में एक संकट आया था। एक बैंकर थे, उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी पत्नी ने संयोग से 2 लॉटरी जीत ली। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और कहते हैं कि उसी लॉटरी के पैसे से उस बैंकर की फर्म बच गई। अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ नीतियों और नियमों का खेल नहीं है? शायद नहीं। ये किस्सा सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वित्तीय संकटों के मैनेजमेंट में हमेशा एक अनिश्चितता, एक किस्मत का पहलू भी शामिल होता है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वाकई सोचने वाली बात है। नीति, नियम, रणनीति और शायद थोड़ी किस्मत भी। इस पर जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, अंतिम ऋणदाता, या जिसे अंग्रेजी में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से, और जब इकोनॉमी में मतलब वित्तीय बाजारों में संकट आता है तब इसका क्या रोल होता है। हमारे पास कुछ लेख हैं इस पर, और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी अवधारणा को, इसके विकास को, इसकी चुनौतियों को और इसके पीछे जो दुविधाएं हैं उनको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये अंतिम ऋणदाता होता कौन है? आपने बताया कि इसकी शुरुआत एक फ्रांसीसी शब्द द नियर रिसॉर्ट से हुई। हाँ, बिल्कुल। और उसका मतलब था अपील की आखिरी अदालत। लेकिन बैंकिंग में इसका मतलब धीरे धीरे बदल गया। अच्छा, कैसे? मतलब अब ये किसी का अधिकार नहीं रहा कि उसे कर्ज मिले ही मिले, बल्कि ये कर्ज देने वाले की, अक्सर सेंट्रल बैंक की, एक जिम्मेदारी बन गया। और इसका मुख्य काम है वित्तीय घबराहट, मतलब जो पैनिक होता है बाजार में, उसे रोकना। जब लोग डर के मारे सब बेचने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब सब अपनी संपत्ति बेचकर कैश निकालना चाहते हैं, तब ये जरूरत के हिसाब से पैसा सिस्टम में डालता है, तरलता देता है। ये बात दिलचस्प है कि ये किसी अर्थशास्त्री के सिद्धांत से नहीं आया। नहीं, ये जरूरत से निकला है, बाजार के अपने बर्ताव से। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही देख लीजिए, उन्होंने धीरे धीरे ये भूमिका अपना ली, जबकि कई बड़े विचारक उस समय इसके खिलाफ थे। हाँ, वॉल्टर बैजॉट की लॉम्बार्ड स्ट्रीट किताब ने इसे काफी पहचान दिलाई है ना। 1873 में आई थी शायद। हाँ, 1873 में। हालांकि उनसे पहले भी कुछ लोगों ने, जैसे सर फ्रांसिस बेरिंग या हेनरी थॉर्नटन ने, इस तरह की बातें की थीं, पर बैजॉट ने इसे ठीक से समझाया। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है, नैतिक खतरा यानी मॉरल हैजर्ड का। अगर बैंकों को या इन्वेस्टर्स को पता हो कि भाई मुश्किल आई तो कोई बचाने वाला है, तो क्या वो जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी दुविधा है इस पूरे मामले की। एक तरफ तो ये है कि अगर आप मदद नहीं करते तो भगदड़ मच सकती है, और उसमें अच्छी मजबूत कंपनियां भी डूब सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी संपत्ति की कीमतें गिर गईं या कोई खरीदने वाला नहीं है। दूसरी तरफ, अगर आप हमेशा मदद का भरोसा देते हैं तो ये भविष्य में लापरवाही को एक तरह से बढ़ावा दे सकता है। हाँ, कुछ पुराने विचारक तो कहते थे कि संकटों को होने देना चाहिए। हाँ, कहते थे कि बाजार को खुद ही सफाई करने दो। हर्बर्ट स्पेंसर ने तो यहाँ तक कहा था, मूर्खता के परिणामों से लोगों को बचाने का अंतिम परिणाम दुनिया को मूर्खों से भरना है। काफी कठोर बात है, पर हाँ, काफी तीखी टिप्पणी है। तो फिर ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या हमेशा सेंट्रल बैंक ही होता है ये ऋणदाता? नहीं, देखिए, इतिहास में इस पर भी कोई एक राय नहीं रही है। मतलब हमेशा चीजें साफ नहीं थीं। कभी सरकार ने ये भूमिका निभाई, जैसे ब्रिटेन में ट्रेजरी ने या अमेरिका में ट्रेजरी ने। कभी सेंट्रल बैंक आगे आए, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ फ्रांस। अच्छा। और हाँ, कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ कि बड़े प्राइवेट बैंकों ने मिलकर एक समूह बनाकर ये जिम्मेदारी उठाई। तो मतलब काफी अनिश्चितता रही है इस पर। हाँ, और शायद थोड़ी अनिश्चितता अच्छी भी हो। अगर बिल्कुल साफ हो कि कौन बचाएगा, कब बचाएगा, कैसे बचाएगा, तो शायद लोग ज्यादा ही बेफिक्र हो जाएं। मॉरल हैजर्ड वाली बात फिर से। हाँ, वही। लेकिन बहुत ज्यादा अनिश्चितता भी ठीक नहीं। उससे बाजार में भ्रम फैलता है। जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व बनने से पहले 1913 में बना था वो, ट्रेजरी कभी-कभी मदद कर देती थी, पर वो कोई पक्का सिस्टम नहीं था, एड हॉक था। और वो नाकाफी साबित हुआ, खासकर 1907 के संकट में। बिल्कुल। 1907 के संकट ने दिखा दिया कि एक स्थायी व्यवस्था की जरूरत है। अच्छा, तो ये तो भी बात कि कौन मदद करेगा। अब आते हैं कि ये मदद कैसे दी जाती है, किसे उधार मिलता है और किस आधार पर। बैजॉट का वो मशहूर नियम क्या? हाँ, बैजॉट का नियम वो कहता था, संकट के समय
खुलकर उधार दो, लेंड फ्रीली, जिसे भी जरूरत हो, लेकिन 2 शर्तों पर, ऊंची ब्याज दर पर और अच्छी जमानत, गुड कोलैटरल के बदले। खुलकर उधार दो, ऊंची दर पर, अच्छी जमानत पर। सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, सुनने में, पर असल में ये बहुत पेचीदा है। सोचिए, संकट के वक्त अच्छी जमानत की कीमत भी तो तेजी से गिर सकती है ना? हाँ, ये बात तो है। तब सिर्फ जमानत नहीं देख सकते, उधार लेने वाले की साख, उसकी हालत, ये सब देखना पड़ता है। तो नियमों और सूझबूझ, जिसे डिस्क्रेशन कहते हैं, उसके बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। मतलब नियमों को कभी-कभी ताक पर भी रखना पड़ता होगा। हाँ, रखना पड़ता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। बैंक ऑफ फ्रांस का एक नियम था 3 नामों वाली हुंडी का, मतलब कर्ज पर 3 पार्टियों की गारंटी चाहिए। लेकिन जरूरत पड़ने पर इस नियम को तोड़ा भी गया, कभी सही वजह से तो कभी पक्षपात के आरोप भी लगे। जैसे वो फ्रांस में यूनियन जनरल बैंक का मामला था। हाँ, 1882 में उसे मदद नहीं मिली, पर कुछ साल बाद 1888 में कॉम्तो डिस्काउंट को बचा लिया गया। तो सवाल उठते हैं। तो ये तय करना कि किसे किस आधार पर कितना मुश्किल है, और आखिरी सवाल, कब और कितना उधार देना चाहिए, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, और शायद ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। बहुत कम, बहुत देर से मदद करना उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि गलत समय पर या गलत तरीके से मदद करना। बैजॉट ने कहा था, बाजार को भूखा मत रखो। बिल्कुल, डोंट स्टार्व द मार्केट। उनका मतलब था कि जरूरत से थोड़ा ज्यादा पैसा देना शायद कम देने से बेहतर है, क्योंकि जो अतिरिक्त तरलता है वो बाद में वापस खींची जा सकती है। लेकिन सही समय पर एक्शन लेना, वो तो एक कला होगी। हाँ, बिल्कुल, टाइमिंग बहुत जरूरी है। आप देखिए, 1929 का जो ग्रेट क्रैश हुआ था, उसके बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व की प्रतिक्रिया काफी धीमी मानी जाती है, खासकर न्यूयॉर्क फेड की। अच्छा। और उसकी तुलना में 1987 का जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, तब एलन ग्रीनस्पैन फेड के चेयरमैन थे। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और निर्णायक थी। उन्होंने तुरंत कहा कि फेड तरलता मुहैया कराने के लिए तैयार है। तो ये अंतर साफ दिखाता है कि कितना मुश्किल है फैसला लेना। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अंतिम ऋणदाता की भूमिका वित्तीय स्थिरता के लिए कितनी जरूरी है, पर यह नैतिक दुविधाओं, अनिश्चितताओं और मुश्किल फैसलों से भरी हुई है। ये कोई सीधा साधा नियम नहीं है, बल्कि हर स्थिति को देखकर उठाया जाने वाला कदम है। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है, डिजिटल है, जहां संकट बिजली की रफ्तार से फैल सकता है, और जहां संपत्ति के रूप भी बदल रहे हैं, जैसे क्रिप्टो वगैरह, क्या ऐसे में अंतिम ऋणदाता की भूमिका और भी ज्यादा जटिल और शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गई है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अहम पहलू की, अंतर्राष्ट्रीय अंतिम ऋणदाता, या जिसे इंटरनेशनल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ILOR कहते हैं। हाँ, नमस्कार। ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर खबरों में सीधे नहीं आता, लेकिन पर्दे के पीछे इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी की जरूरत, इसके इतिहास और जो इसमें मुश्किलें आती हैं उनकी बात करते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि ये है क्या और क्यों इतना जरूरी है। हाँ, और देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक देश में अगर कोई आर्थिक संकट आता है ना, हाँ। तो वो आग की तरह फैल सकता है बहुत तेजी से। ILOR इसी फैलाव को मतलब रोकने या कम करने का एक सिस्टम है, एक तंत्र है। अच्छा, तो इसकी जरूरत बस इसीलिए है कि एक देश की प्रॉब्लम दूसरे तक ना जाए, या और भी कुछ है? नहीं, ये एक बड़ा कारण तो है ही। जैसे आपने इतिहास देखा हो, 1997 में थाईलैंड में जो हुआ, हाँ, एशियाई संकट, बिल्कुल, वो फिर मलेशिया, दक्षिण कोरिया तक फैला और उसका असर अमेरिका तक गया। और ये फैलाव अक्सर होता है विनिमय दरों यानी एक्सचेंज रेट्स के जरिए। अच्छा। जब निवेशकों का भरोसा हिलता है ना, तो वो किसी देश की करेंसी को धड़ाधड़ बेचना शुरू कर देते हैं। और तब उस करेंसी की कीमत जरूरत से ज्यादा गिर जाती है, जिसे शायद अंडरशूटिंग कहते हैं। सही, या कभी-कभी जरूरत से ज्यादा बढ़ भी जाती है, उसे ओवरशूटिंग कह देते हैं। और ये दोनों ही सूरतों में नुकसान होता होगा। बिल्कुल। अंडरशूटिंग हो जाए तो बाहर से सामान मंगवाना यानी इंपोर्ट महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ सकती है, विदेशी कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। और ओवरशूटिंग? उससे देश का एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, तो उसके अपने उद्योगों को, बिजनेस को नुकसान होता है। तो IMLR का एक काम यह है कि वो इस तरह के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को रोके। हाँ, मतलब उसे काबू में रखने में मदद करे, ताकि व्यापार को, बैंकिंग सिस्टम को कोई परमानेंट डैमेज न हो। ये काम देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक करता है,
वो भी तो एक तरह का अंतिम ऋणदाता ही होता है। उससे ये अंतर्राष्ट्रीय वाला कैसे अलग है? हाँ, घरेलू स्तर पर काम थोड़ा कह सकते हैं सीधा है। सेंट्रल बैंक जरूरत पड़ने पर अपनी करेंसी छापकर बैंकों को नकदी मतलब लिक्विडिटी दे सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला पेचीदा है। पहली बात तो कोई एक ग्लोबल सेंट्रल बैंक है नहीं जो डॉलर या यूरो या कोई और विदेशी मुद्रा छाप सके। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, हर देश के अपने कानून है, अपनी करेंसी है। तो ILOR, जो अक्सर IMF जैसी संस्था होती है, वो देशों को फॉरेन करेंसी रिजर्व्स उधार देती है। अच्छा। लेकिन साथ में ये भी कोशिश करती है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था में जरूरी सुधार करे। यहीं पर वो शर्तें आ जाती हैं। हाँ, वो शर्तें, कंडीशनैलिटी, ये तो अक्सर विवादों में रहती हैं। जैसे अर्जेंटीना वाला मामला था शायद 2000 के आसपास। बिल्कुल, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है कि मदद भी दी जाए लेकिन देश सुधारों से पीछे न हटें, क्योंकि अगर बिना शर्तों के पैसा मिलता रहेगा तो फिर सुधार क्यों करेंगे? ये बात भी सही है। और ये कोई आज की चुनौती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज तो सदियों से चलते आ रहे हैं। 19वीं सदी में भी यूरोप में संकट आते थे तो सेंट्रल बैंक्स और बड़े प्राइवेट बैंकर जैसे रॉथस्चाइल्ड, बेरिंग्स मिलके मदद करते थे। अच्छा, पहले भी होता था ऐसा? हाँ, लेकिन एक संगठित मतलब एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत 20वीं सदी में ज्यादा महसूस हुई, खासकर 1930 की महामंदी के बाद। हाँ, वो दौर तो भयानक था। और उसने दिखाया भी कि कैसे अगर देश मिलकर काम न करे, जैसे 1931 में फ्रांस ने कुछ राजनीतिक शर्तें लगा दी, अमेरिका हिचकिचा रहा था, तो संकट और गहरा जाता है। एकदम, शायद इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद IMF बना। हाँ, 1940 के दशक में। उसका मकसद ही यही था कि सदस्य देशों को पेमेंट बैलेंस के संकट में मदद करना, ताकि दुनिया में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, 1930 वाला हाल दोबारा ना हो। लेकिन IMF खुद तो पैसा नहीं बनाता, वो सदस्य देशों के पैसे पर ही निर्भर है। हाँ, सदस्य देश अपनी आर्थिक हैसियत के हिसाब से एक कोटा जमा करते हैं, IMF उसी में से उधार देता है। इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसीलिए 1960s के दशक में स्वैप नेटवर्क भी बने। स्वैप नेटवर्क, वो क्या थे? वो सेंट्रल बैंकों के बीच एक तरह का समझौता था कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को तेजी से विदेशी मुद्रा उधार दे सके, ताकि पूंजी का जो प्रवाह बढ़ रहा था उससे निपटा जा सके। और फिर 70 के दशक में तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म हो गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला। उसके बाद तो फ्लोटिंग रेट्स आ गए और पूंजी का आना जाना और तेज और ज्यादा अस्थिर हो गया। फिर हमने देखे बड़े संकट, मेक्सिको 1982, फिर 94-95 में, एशिया 1997, रूस 1998, अर्जेंटीना 2001। हाँ, इन सब में तो बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बचाव पैकेज लगे थे। मेक्सिको के लिए $50 अरब, एशिया के लिए तो शायद $100 अरब से भी ज्यादा। जी हाँ, एशिया के लिए $117 अरब तक के पैकेज की बात हुई थी। अभूतपूर्व था वो। और इन्हीं बड़े पैकेजों से वो नैतिक खतरा या मॉरल हाजर्ड वाला सवाल खड़ा होता है ना, बिल्कुल, कि क्या इससे देश और निवेशक दोनों ही ये सोचकर ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं कि भाई अगर डूबे तो कोई ना कोई बचाने आ ही जाएगा, मतलब टू बिग टू फेल जैसा कुछ। ये एक बहुत बड़ी चिंता है और हमेशा रहती है। अगर बचाव मिलना तय लगे तो फिर जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने का एक इंसेंटिव बन जाता है। और इसके साथ ही वो IMF की शर्तों वाली बहस भी है कि क्या वो शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त होती हैं या वो आर्थिक सुधार के लिए वाकई जरूरी हैं। ये कभी खत्म ना होने वाली बहस है। और भविष्य के लिए एक और सवाल है लीडरशिप का। अब तक तो ज्यादातर अमेरिका ने ये भूमिका निभाई है, लेकिन अब अमेरिका खुद इतने कर्ज में है, दुनिया बदल रही है, तो क्या ये आगे भी चलेगा? ये बहुत अहम सवाल है। क्या यूरोपियन यूनियन या कोई और ये जिम्मेदारी उठा सकता है या उठाना चाहेगा? और क्या IMF जैसी संस्थाएं आज के हिसाब से काफी हैं? जिस रफ्तार से पैसा दुनिया भर में घूमता है, खरबों डॉलर इधर से उधर, क्या मौजूदा सिस्टम इसके लिए तैयार है? हाँ, उनके संसाधन, उनके अधिकार, क्या वो आज की चुनौतियों के मुकाबले काफी हैं? ये भी सोचना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक असरदार अंतर्राष्ट्रीय अंतिम ऋणदाता चाहिए। तो जरूर, इतिहास यही बताता है, वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है। हाँ, जरूरी तो है, लेकिन ये हमेशा एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाला काम रहेगा। कब दखल देना है, कितना देना है, किन शर्तों पर देना है, और ये भी देखना है कि लोग इसका गलत फायदा न उठाएं। सही कहा, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक फिक्स्ड जवाब नहीं है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा जुड़ रही है, अर्थव्यवस्थाएं और उलझ रही हैं, तो भविष्य में जो वित्तीय तूफान आएंगे
उनसे निपटने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? क्या मौजूदा ढांचों को ही और मजबूत करना काफी होगा, या फिर हमें किसी बिल्कुल नए तरीके के वैश्विक सहयोग, किसी नए तंत्र के बारे में सोचना पड़ेगा? ये सवाल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। आज हम वित्तीय इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो पिछले करीब 400 सालों के आर्थिक उतार चढ़ावों का विश्लेषण करते हैं, मतलब बूम और बस्ट के चक्र। बिल्कुल, और खास तौर पर पिछले कुछ दशकों पर ज्यादा ध्यान है ना? हाँ, जिन्हें इतिहास का शायद सबसे उथल-पुथल भरा दौर माना गया है। सही बात है। और हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि आखिर ये वित्तीय संकट, इनका कोई पैटर्न है क्या? और हाल के दशकों में ये इतने ज्यादा और गंभीर क्यों हो गए, और इनसे हम सीख क्या सकते हैं? हाँ, ये सबसे जरूरी है। और सोचने में भी अजीब लगता है कि क्या वो 1630 के दशक का डच ट्यूलिप मेनिया, हाँ, वो फूलों वाला पागलपन, हाँ, और 20वीं सदी के अंत के एशियाई वित्तीय संकट, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? चलिए ऐसी गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। जरूर। तो स्रोत कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से देखें तो वित्तीय संकट एक पैटर्न सा फॉलो करते हैं। जब अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं, निवेशकों में जोश बढ़ता है, कर्ज आसानी से मिलता है। हाँ, और फिर लोग संपत्ति की असल कीमत भूल जाते हैं। बिल्कुल, बस जल्दी मुनाफे के पीछे भागते हैं, जिसे बबल कहते हैं। हाँ, वही बबल। 1630 का डच टुलिप उन्माद, हाँ, या फिर 1720 के लंदन और पेरिस के बबल, हाँ, ये सब उदाहरण है। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि पहले ऐसे बड़े संकट ना अक्सर एक पीढ़ी में शायद एक बार आते थे। अच्छा। हाँ, जैसे 1920 के दशक का अमेरिकी स्टॉक बबल, वो ज्यादातर घरेलू मामला था। नई टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमोबाइल, बिजली, उनसे उम्मीदें जगी थीं। लेकिन फिर जब अक्टूबर 1929 में स्टॉक मार्केट गिरा, बुरी तरह से, हाँ, बहुत बुरी तरह, तो उसने एक वैश्विक मंदी शुरू कर दी। और फिर 1930 के दशक में तो जैसे दुनिया भर में मुद्रा संकटों की झड़ी लग गई। कौन सी मुद्राएं? अरे, ऑस्ट्रियाई शिलिंग, जर्मन मार्क, ब्रिटिश पाउंड, अमेरिकी डॉलर, सब हिले। और नहीं, और शायद उतने फैले हुए नहीं। स्रोत कहते हैं कि 1960 के दशक के मध्य से तस्वीर बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल सही कहा। पिछले कुछ दशक अगर देखें तो वित्तीय संकटों की संख्या, उनका फैलाव, उनकी गंभीरता, सब कुछ अभूतपूर्व रहा है। कहाँ कुछ उदाहरण है? अरे, कई जगह, जापान, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, फिर एशिया में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका में मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, बहुत लंबी लिस्ट है। और इन देशों में हुआ क्या? पूरी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई। बैंकों के जो लोन डूब गए, वो उनके कुल एसेट्स का 20 से 50% तक पहुंच गए थे। 50%? मतलब बैंक लगभग दिवालिया? बिल्कुल। और फिर सरकारों को आना पड़ा। आम करदाताओं के पैसे से जमा गारंटी पूरी करनी पड़ी। कई देशों में तो इसकी कीमत जीडीपी के 15 से 20% तक पहुंच गई। ये तो 1930 की महामंदी के अमेरिकी नुकसान से भी ज्यादा है। हाँ, कहीं ज्यादा। और अक्सर ये सिर्फ बैंकिंग संकट नहीं थे, बल्कि विदेशी मुद्रा संकट भी साथ में थे। दोनों का मिला जुला रूप। ये इतने विनाशकारी क्यों रहे हाल वाले संकट? स्रोत बार बार कुछ मौद्रिक और क्रेडिट बाजार के झटकों की बात करते हैं। ये क्या भला है? हाँ, ये समझना जरूरी है। ये झटके मतलब अर्थव्यवस्था में अचानक आए बड़े बदलाव। जैसे 1960 के दशक के अंत में अमेरिका में महंगाई का एकदम से बढ़ जाना। फिर 1971 में अमेरिका का गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ देना, मतलब डॉलर का सोने से रिश्ता टूट गया। हाँ, वो बड़ा कदम था। बिल्कुल। फिर 1979 का वॉल्कर शॉक, जब यूएस फेडरल रिजर्व ने महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें आसमान पर पहुंचा दी। अच्छा। या फिर 80 के दशक में जापान में वित्तीय नियमों को ढीला करना, मतलब उदारीकरण। इन सब घटनाओं ने क्या किया कि देशों के बीच जो पैसों का बहाव था, कैपिटल फ्लोज, हाँ, उसकी दिशा और मात्रा दोनों को अचानक और नाटकीय रूप से बदल दिया। जैसे कोई नदी अचानक अपना रास्ता बदल ले। तो जब ये पैसों का बहाव इतनी तेजी से बदला, तो बाजारों पर, अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर क्या हुआ? सीधा असर? सीधा असर, जबरदस्त उतार चढ़ाव। किसमें? मुद्राओं के मूल्यों में और संपत्तियों की कीमतों में। मतलब कीमतें बहुत ऊपर या बहुत नीचे? हाँ, जिसे स्रोत ओवरशूटिंग और अंडरशूटिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर 80 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी डॉलर 60% चढ़ गया। सोचिए। जबकि अमेरिका में महंगाई जर्मनी से ज्यादा थी। ये तो अजीब है ना? या फिर 1997 में देखिए, थाई बाहात, मलेशियन रिंगिट, इंडोनेशियाई रुपया,
ये एशियाई मुद्राएं 50 से 70% तक गिर गईं। बाप रे, इतनी ज्यादा गिरावट? हाँ, और ये अस्थिरता खासकर तब और बढ़ गई जब दुनिया मुक्त फ्लोटिंग विनिमय दरों की तरफ बढ़ी। यानी जब सरकारें नहीं बल्कि बाजार मुद्राओं की कीमत तय करते हैं। बिल्कुल, मांग और आपूर्ति के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश में अचानक बहुत सारा विदेशी पैसा आ जाए तो उसकी मुद्रा महंगी हो जाती है, संपत्ति की कीमतें बढ़ जाती हैं, एक तरह का बूम आता है। हाँ, तेजी आती है। लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसे हाइमन मिन्स्की के मॉडल से समझ सकते हैं। मिन्स्की? हाँ, अर्थशास्त्री थे। उनका कहना था कि क्रेडिट यानी कर्ज की उपलब्धता अर्थव्यवस्था के चक्र के साथ घटती बढ़ती है। अच्छा। जब बाहर से पैसा आता है तो बूम आता है, जैसे 70 के दशक में मेक्सिको में हुआ, 90 के दशक में थाईलैंड में। बैंक खुश, निवेशक खुश, सब ज्यादा कर्ज देते हैं, लेते हैं, बुलबुला बनता है। लेकिन जब ये पैसों का बहाव धीमा होता है या अचानक रुक जाता है या उलट जाता है, जैसे मेक्सिको में 94 में हुआ या थाईलैंड में 97 में, तो संकट आता है, बुलबुला फूटता है। हाँ, कुछ झटके शायद अप्रत्याशित थे, जैसे कोई राजनीतिक घटना हो गई। हाँ। लेकिन कई पैटर्न बिल्कुल साफ थे, जैसे जापान का प्रॉपर्टी बबल या मेक्सिको और थाईलैंड के भारी चालू खाते के घाटे। ये साफ था कि ये टिकाऊ नहीं है, इनका अंत होना तय था। मतलब बुलबुले हमेशा फूटते हैं? हमेशा। तो सार ये है कि पिछले कुछ दशकों में वित्तीय उथल-पुथल बहुत ज्यादा बढ़ी है। हाँ, ये तो साफ है। और इसका मुख्य कारण रहे वो बड़े मौद्रिक और क्रेडिट झटके, जिन्होंने पैसों के अंतर्राष्ट्रीय बहाव को बेहद अस्थिर बना दिया। और मुक्त विनिमय दरों और वित्तीय उदारीकरण ने इसे और हवा दी। बिल्कुल। उससे बूम और बस्ट के चक्कर और ज्यादा तीव्र और ज्यादा खतरनाक हो गए। हाँ। इसी सब के बीच स्रोत एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाते हैं। क्या? कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी संस्थाएं, जिन्हें बनाया तो गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम ऋणदाता के रूप में, हाँ, मतलब संकट में मदद करने वाली आखिरी उम्मीद। बिल्कुल, तो क्या ये संस्थाएं इन संकटों को रोकने या कम से कम उनके असर को कम करने में वाकई असरदार रही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। क्या वैश्विक वित्तीय प्रणाली ने इतिहास के इन कड़वे सबकों को सच में सीखा है, या हमें भविष्य में ऐसे ही और उथल-पुथल भरे दौर देखने पड़ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ बड़े वित्तीय संकटों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के अंत तक फैले कई संकटों का विश्लेषण है। ये कब, कहां और क्यों हुए और इनके नतीजे क्या रहे। बिल्कुल। और इन स्रोतों का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे पैटर्न या समानताओं को खोजना है। हाँ, क्या सदियों पहले हुए संकटों और हाल के संकटों में कुछ मिलती जुलती बातें हैं, ये देखना है। हाँ, यही समझना दिलचस्प होगा। जैसे क्या हर बड़े संकट से पहले किसी खास चीज को लेकर मतलब बेतहाशा सट्टेबाजी देखने को मिलती है? सही। और क्या उस सट्टेबाजी को हवा देने के लिए बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा यानी मौद्रिक विस्तार मौजूद था? और सबसे जरूरी, जब सब गड़बड़ाया तो किसने चीजों को संभालने की कोशिश की? हाँ, वो अंतिम उपाय का ऋणदाता वाली बात। जो मुश्किल वक्त में बैंकों को डूबने से बचाने के लिए कर्ज देती है, वो कौन था? एकदम सही। हम कुछ अहम मामलों को देखेंगे, जैसे 1720 में इंग्लैंड का साउथ सी बबल और फ्रांस का मिसिसिपी कंपनी कांड। फिर 1825 में इंग्लैंड में लैटिन अमेरिकन बॉन्ड्स का संकट, 1873 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अमेरिका में वो रेलवेज और जमीन से जुड़ा संकट। हाँ। फिर 1929 की अमेरिका की महामंदी, और हाल का देखें तो 1997-98 का एशियाई वित्तीय संकट। तो चलिए सबसे पहले उस पैटर्न पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया, सट्टेबाजी। क्या ये हर संकट की कहानी का मतलब एक हिस्सा रही है? हाँ, लगभग हमेशा। इन स्रोतों से एक बात तो साफ उभरती है, हर बड़े वित्तीय उतार चढ़ाव से पहले किसी न किसी संपत्ति या कह लीजिए विचार में अत्यधिक निवेश और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। अच्छा। जैसे 1720 में ये साउथ सी और मिसिसिपी कंपनियों के शेयर थे, कीमतें आसमान छू रही थी। 1825 आते आते लैटिन अमेरिका के नए आजाद हुए देशों के बॉन्ड्स और वहां की खदानों में पैसा लगाया जा रहा था। और फिर 1873 में रेलवे का विस्तार और जमीनों की कीमतों में उछाल, खासकर अमेरिका और मध्य यूरोप में। बिल्कुल। 1929 तो खैर अमेरिकी स्टॉक मार्केट के बुलबुले के लिए बदनामी है,
और 1997-98 में यही कहानी एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्थाओं के साथ दोहराई गई। ये पैटर्न तो वाकई मतलब चौंकाने वाला है। और अक्सर इस सट्टेबाजी के पीछे होता है मौद्रिक विस्तार, यानी अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह आसान और तेज हो जाना। अच्छा। उदाहरण के लिए 1720 के संकटों से पहले फ्रांस में जॉन लॉ के बैंकों ने कागजी मुद्रा का चलन बढ़ाया था। हाँ। 1825 और उसके बाद के संकटों में इंग्लैंड में नए तरह के बैंक खुले, वो कंट्री बैंक्स और जॉइंट स्टॉक बैंक्स, जिन्होंने कर्ज देना आसान कर दिया था। क्या ये मौद्रिक विस्तार हमेशा जानबूझकर किया जाता था या कभी-कभी ये मतलब अप्रत्याशित घटनाओं का नतीजा भी होता था? देखिए, दोनों तरह की बातें हुई हैं। कभी ये सरकारी नीतियों का नतीजा था, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का प्रवाह बढ़ने से, जिसे कैपिटल इनफ्लो कहते हैं। अच्छा, कैपिटल इनफ्लो। हाँ, जैसे 1873 के संकट से पहले और फिर 1990 के दशक में मेक्सिको और एशियाई देशों में बाहरी निवेश खूब आया। कभी-कभी सोने की नई खदानें मिलने जैसी घटनाओं ने भी पैसे की आपूर्ति बढ़ा दी। और नए वित्तीय साधन जैसे नए तरह के बॉन्ड्स या डेरिवेटिव्स, वो भी इसमें भूमिका निभाते रहे। तो पैसा आसानी से मिला, लोगों ने जमकर सट्टा लगाया और फिर बुलबुला फूटा। अब सवाल उठता है कि जब संकट आया तो उसे संभाला कैसे गया? यहाँ वो अंतिम उपाय के ऋणदाता की भूमिका आती है। क्या ये हमेशा से मौजूद थी? नहीं, ये भूमिका धीरे धीरे विकसित हुई है समय के साथ। शुरुआती संकटों में जैसे 1720 में फ्रांस में कोई औपचारिक बचाव तंत्र था ही नहीं। और नतीजा काफी विनाशकारी रहा। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने धीरे धीरे ये जिम्मेदारी उठानी शुरू की, खासकर 1825 के संकट के बाद। लेकिन उनकी नीतियां हमेशा कह सकते हैं स्पष्ट या पर्याप्त नहीं होती थी। और 1929 में अमेरिका में स्थिति कैसी थी? वहां तो फेडरल रिजर्व मौजूद था। हाँ, फेडरल रिजर्व था, लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि संकट के दौरान उसकी प्रतिक्रिया खासतौर पर न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के प्रयासों के बावजूद काफी कमजोर और बंटी हुई थी। अच्छा। हाँ, जो महामंदी को रोकने में एक तरह से नाकाम रही। ये दिखाता है कि सिर्फ संस्था का होना काफी नहीं है। सही, और समय पर कार्रवाई भी जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर व्यवस्था में सुधार कब और कैसे आया? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केंद्रीय बैंकों की भूमिका ज्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली हुई। ओके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी संस्थाएं बनी। IMF ने खास तौर पर विकासशील देशों को बड़े कर्ज देकर 1980 और 1990 के दशक के संकटों जैसे मेक्सिको और एशियाई संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, IMF का रोल तो सुना है। हालांकि उनकी शर्तों और प्रभावशीलता पर हमेशा बहस होती रही है। अच्छा, तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि वित्तीय संकट इतिहास का मतलब एक नियमित हिस्सा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। किसी नई तकनीक, दूर देश का व्यापार या नए वित्तीय मौके को लेकर अत्यधिक उत्साह, जिसे अक्सर आसान पैसे की उपलब्धता से हवा मिलती है, और फिर एक दर्दनाक गिरावट। ये चक्र बार बार दोहराया गया है। एकदम सही कहा। और साथ ही हमने ये भी देखा कि इन संकटों से निपटने के तरीके, यानी वो अंतिम उपाय के ऋणदाता की भूमिका, समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं। हालांकि उनकी सफलता हमेशा सुनिश्चित नहीं रही। इन ऐतिहासिक पैटर्न को समझना आज की जटिल वित्तीय दुनिया में वाकई बहुत प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाता है कि बाजार में जब हर तरफ तेजी और उत्साह का माहौल हो तो थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। हाँ, क्योंकि इतिहास बताता है कि ऐसे दौर के बाद अक्सर सुधार या संकट आता है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन जानी पहचानी ऐतिहासिक समानताओं को देखते हुए क्या आज के वैश्विक वित्तीय सिस्टम में भी ऐसी कोई दरारें या पैटर्न मौजूद हैं जिन पर शायद हम पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये भविष्य के लिए सोचने और पड़ताल करने का एक दिलचस्प